तो गाइस आज का ये एनीमे काफी ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि हमारा जो अपनी पावर्स को छुपाने के लिए 10 रिंग्स को पहनना पड़ता है जो कि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती है। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि नॉर्मली ये किसी का ये एडवेंचर किस तरह से शुरू होता है, इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। और उसे गॉडेस भी कुछ पावर्स देती है और उस दुनिया के सभी लोग भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारी कई सारी हीरोइंस भी होती है जो की दिखने में काफी क्यूट होती है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था, लेकिन ये है मेरी हीरोइंस और ये है उसका रोमांचक सफर और उससे भी बुरी है उसकी किस्मत। इस बंदे का नाम है मकोतो और ये हमेशा की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन वो अचानक से ही किसी और जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके सामने गॉड खड़े हैं। वो बताते हैं कि तुम एक दूसरे वर्ल्ड में जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें इस पर साइन करने होंगे। मकोतो बोलता है कि मैं अचानक से किसी दूसरे वर्ल्ड में कैसे जा सकता हूँ। वो गॉड उसे अपना नाम बताते हैं जो कि सकुनी होता है। वो बताते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरी दुनिया से थे। अब ये सुनकर मकोतो हैरान होता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तभी मैं बोलूं कि मेरा कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। गॉड बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने दूसरी दुनिया की देवी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने वादा किया था कि वो वक्त आने पर अपनी सबसे कीमती चीज उन्हें सौंप देंगे। मकोतो बोलता है कि अगर मैं नहीं गया तो मेरी दोनों बहनें में से किसी एक को लेकर जाया जाएगा। गॉड बोलते हैं कि हाँ। अब ये सुनकर मकोतो मान जाता है और कहता है लेकिन एक बात है। तब गॉड बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुमने जो किताबें इकट्ठा की थी हम उन्हें ठिकाने लगा देंगे। अब ये सुनकर मकोतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद गॉड उसे कुछ पावर्स दे देते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से गायब होने लगता है, जिसे देखकर मकोतो डर जाता है। तब गॉड उसे बताते हैं कि उसे देवी ने बुलाया है। अगले ही पल मकोतो देवी के सामने पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे बताती है कि डीमंस और मॉन्स्टर ने इस वर्ल्ड में अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दी है, जिस वजह से हमारे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए हमें लगा कि तुम्हें बुलाना चाहिए। जैसे ही वो गॉडेस मकोतो का चेहरा देखती है तो वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम सच में उन्हीं के बेटे हो? हमारे मॉम डैड जैसा तो तुम में कुछ भी नहीं है। अब वो बोलती है कि क्या तुम मेरे सामने से हटने का कष्ट करोगे? तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। तब मकोतो बोलता है कि लेकिन तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। देवी कहती है कि चुप करो, तुम्हारी आवाज तो तुमसे भी ज्यादा भद्दी है और वैसे भी बाकी हीरोज हमारी दुनिया के लिए तुमसे बेहतर रहेंगे, इसलिए तुम्हें दुनिया के कोने पर 7 समुंदर पार भेजना ठीक रहेगा। वो बोलती है कि तुम्हें पावर देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाकर तुम्हें पावर दे देती हूँ। अब वो मकोतो को उस दुनिया की सारी भाषाएं समझने की पावर्स दे देती है और उसे वहीं से नीचे फेंक देती है और बोलती है कि लगता नहीं है कि यहाँ से गिरकर जिंदा बच पाएगा। मकोतो हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये क्या मजाक है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब मकोतो नीचे गिरने ही वाला था, पर तभी सुकुमी वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। उससे माफी मांगता है और बोलता है कि हमें लगा नहीं था कि देवी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। वो बताता है कि जिस दुनिया में तुम पहले रहते थे वो दुनिया हमारे प्रोटेक्शन से बाहर थी, जिसमें तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर्स नहीं थी और तुम्हारे सर पर भी बहुत बोझ था, और उसी बोझ की वजह से तुम्हारी पावर्स इस दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि तुम अब भी इमोर्टल नहीं हो। अब इस बातचीत के दौरान सकुमी की काफी सारी पावर्स खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो गायब हो जाता है और इस पावर्स को दोबारा पाने के लिए कई सालों तक आराम करना होगा। अब हम देखते हैं कि मकोतो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो इंसानों को ढूंढने के लिए 3 दिन तक लगातार चलता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान या मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। वो सोचता है कि मुझे बिना कुछ खाए पिए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी चल सकता हूँ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो भागता हुआ उसके पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसने ओर्स को घेर रखा है। तब मकोतो उसके एक लात मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी एक लात में ही उस मॉन्स्टर का सर अलग हो जाता है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान होता है और वो ओक के पास जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इंसानों का गांव कहाँ पर है? वो बताती है कि यहाँ पर आसपास कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि ये जगह दुनिया के दूसरे छोर पर बसी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आता जाता। अब ये सुनकर मकोतो को उस देवी के ऊपर गुस्सा आता है। वो ओर्क से बोलते हैं कि क्या तुम्हारा गांव यहीं पर आसपास है? ओर्क बोलती है कि नहीं, मैं इस पहाड़ी के ऊपर जा रही हूँ इनके लिए, अपनी बलि चढ़ाने के लिए। वो बताती है कि कई सालों से हमारे गाँव के ऊपर धुंध छाई हुई है। बलि चढ़ाने के बाद वो अपने आप ही हट जाती है। मकोतो मन में सोचता है कि मुझे इसे बचाना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा उसे अपने गाँव ले जाती है, जहाँ पर वो उसे खाना खिलाती है। वो तो हैरान होता है क्योंकि खाना हवा में उड़ रहा था। तब एमा उसे बताती है कि ये तो बस एक साधारण सा मैजिक है। तब मकोतो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे भी ये मैजिक सिखा सकती हो? अब अगले सीन में एमा उसे मैजिक सिखा रही थी। वो बोलती है कि सबसे पहले नॉर्मल मैजिक से शुरू करते हैं। अब वो मंत्र को बोलती है और अपने हाथ से ही आग को जला लेती है, जिसे देखकर मकोतो बहुत खुश होता है और वो भी मैजिक को ट्राई करता है। एमा बताती है कि सोचो कि ये एक आग का गोला है और निशाना लगाकर उसे फेंक दो। मकोतो ऐसा ही करता है और जब वो फायरबॉल को फेंकता है तो उसकी फायरबॉल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो पहाड़ में ही गड्ढा कर देती है, जिसे देखकर एमा शॉक हो जाती है और उससे उसका लेवल पूछती है, लेकिन मकोतो को कुछ
कुछ भी समझ नहीं आता। तब एमा उसका लेवल चेक करती है, जिसे देखकर वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और हमें पता चलता है कि मकोतो का लेवल सिर्फ 1 है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मकोतो भी उदास हो जाता है। तब एमा कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ और स्किल सिखा दूं, इससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। अगले दिन मकोतो शिन से लड़ने के लिए चला जाता है और एमा को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा था कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो एक जगह पर रुक जाता है और फाइट की थोड़ी प्रैक्टिस करने लगता है। अब हमें पता चलता है कि वो बिना मंत्र बोले भी आग को जला सकता है और इस बार उसकी पावर भी काफी बढ़ जाती है। अब वो फायर को बो में कन्वर्ट करता है और काफी दूर टारगेट पर निशाना लगाता है। हम देखते हैं कि वो टारगेट को ही पूरी तरह से तबाह कर देता है। वहाँ के मोस्टर भी जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो कहते हैं कि तुमने सिन के घर को तबाह किया है, इसलिए अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि वहाँ चारों ओर से धुंध आने लगती है और वहाँ पर सिन आ जाती है और वो आते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। मकोतो उसके अटैक से बचता है, लेकिन धुंध की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी सिन अचानक से उसके पीछे से अटैक करती है, लेकिन मकोतो बार बार उसके अटैक से बच रहा था और अब उसे सिन भी दिखाई दे रहा था। वो सोचता है कि शायद ये सकुमी की दी हुई पावर्स की वजह से है। मकोतो उसके ऊपर फायर से अटैक करता है। तब सिन बोलती है कि मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करता, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि मकोतो की फायर की वजह से सिन जलने लगती है, जिसे देखकर वो भी काफी हैरान होती है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर सिन काफी शॉक होती है और कहती है कि आखिर ये क्या चीज है, मुझे हराना तो नामुमकिन है। तभी वो उसके ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से सिन नीचे गिर जाती है। तभी सिन उसके ऊपर मेमोरी इल्यूजन करती है और हम देखते हैं कि मकोतो को एक मेमोरी दिखाई देती है जिसमें वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम मुझे डेट करोगे? अब ये सुनकर मकोतो हैरान होता है और काफी शर्माने लगता है। तभी अचानक से रेड लाइट जलने लगती है और हाशिकावा रोने लगती है। अब वो उससे दोबारा पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे? हाशिकावा जब ये बोलती है तो मकोतो को उसकी चीज दिखाई देने लगती है और सिन भी ये सब बाहर से देख रही थी। वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये एक दूसरी दुनिया से है। अब उसकी मेमोरी सिन को पसंद आती है और यहाँ पर हाशिकावा उससे कहती है क्या हम छुट्टियों में कहीं घूमने चले, जिस पर मकोतो हाँ कहता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने तो उसे रुला दिया था। अब वो अपनी मेमोरी से बाहर आ जाता है और कहता है कि अब मैं सुकुमी की दी हुई पावर को समझ चुका हूँ। वो बोलता है कि मैं अपने आसपास एक सर्कल बनाकर उसके अंदर की चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब वो अपने हाथ से ही उस मेमोरी इल्यूजन को तोड़ देता है, जिसे देखकर सिन हैरान होती है। लेकिन वो सोचती है कि अब मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि मुझे उसकी मेमोरी के बारे में और भी ज्यादा जानना है। तभी सिन उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि मेरा नाम सिन है और मैं एक विशिष्ट ड्रैगन हूँ और ऐसा माना जाता है कि मुझे हराना नामुमकिन है। तब मकोतो भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। सिन उससे बोलती है कि मास्टर, क्या आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? वो बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक अलग तरीके का मैजिक है जिससे कई फायदे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े दोनों लोगों के साइन के बाद दोनों की पावर्स के अनुसार उन्हें विशिष्ट शक्तियां दी जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मकोतो मान जाता है, जिसके बाद सिन अपनी 50% पावर से शुरू करती है, लेकिन मकोतो की पावर बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो फेल हो जाती है। तब सिन अपनी 70% पावर का यूज करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोबारा से फेल हो जाती है और फाइनली वो अपनी 80% पावर का यूज करती है और हम देखते हैं कि उनकी पावर्स बराबर हो जाती हैं। सिन कहती है कि इस हिसाब से तो मैं इसकी गुलाम बनकर रह जाऊंगी। अब फाइनली इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और सिन एक लड़की में बदल जाती है। अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद सिन बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से मकोतो की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। वो बोलता है कि क्या तुम किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो, क्योंकि मेरी नजर कहीं और जा रही है। सिन बोलती है कि कोई बात नहीं, आप जहाँ चाहे वहाँ देख सकते हैं। अब सिन एक पोर्टल खोलती है और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थी। तभी सिन बोलती है कि मास्टर हम कहाँ पर हैं, जिस पर मकोतो बोलता है कि ये मुझे कैसे पता होगा। अब उन दोनों को भूख लगने लगती है। तब मकोतो एक फल को तोड़ता है और उस फल को खाकर सिन काफी खुश होती है। तभी मकोतो बोलता है अगर हम यहाँ पर सिन की धुन से आ सकते हैं, इसका मतलब है कि वो सन की देवी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। वो सिन से बोलता है कि क्या तुम पहाड़ी ओर्स को परेशान करती हो? सिन मना करती है और बोलती है कि मेरा उन पहाड़ी ओर्स से कोई लेना देना नहीं है। मकोतो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो चलकर उनकी गलतफहमी को दूर कर देते हैं। जिसके बाद वो वापस से उसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर एमा भागते हुए उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें सिन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, इसलिए तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। तभी सिन बोलती है कि मैं ही सिन हूँ और इन्होंने मुझे हरा दिया है। अब ये सुनकर एमा को यकीन नहीं होता कि वो सिन है। तब वो उसे अपने कुछ सेल्स देती है और बोलती है कि तुम्हें यकीन नहीं कि मैं ही सिन हूँ। सिन को देखकर एमा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एमा के गाँव चले जाते हैं, जहाँ पर पार्टी चल रही थी और एमा मकोतो को शुक्रिया बोलती है उसके विलेज को बचाने के लिए। अब अगले दिन जब मकोतो सोकर उठता है तो वो देखता है कि सभी ओर्स ने अपना सामान बांध दिया है और वो सिन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। बताती है कि ये लोग मेरी दुनिया में जाना चाहते हैं और वहाँ की जगह खेती बाड़ी करने के लिए भी बहुत अच्छी है। मैंने वहाँ पर कुछ मोस्टर भी भेज दिए हैं। अब मकोतो
मकूतो शौक होता है और बोलता है अगर उन मॉन्स्टर ने ओट्स को खा लिया तो हम क्या करेंगे। सिन बोलती है कि इसकी चिंता मत करो, मैंने इसके लिए अपना एक क्लोन बनाया है, अगर वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करेंगे तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। अब ये देखकर मकूतो काफी शौक होता है और बोलते हैं कि क्या तुम्हारी एक बेटी भी है। अरे आप क्या कह रहे हैं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरा एक क्लोन है। मकूतो सभी ओट्स से पूछता है कि क्या तुम सच में अपना गाँव छोड़कर वहाँ जाना चाहते हो। अब ये सुनकर सभी ओट्स हाँ बोलते हैं। इसके बाद सिन उन सभी को उस दुनिया में ले जाती है जहाँ पर वो सभी लोग काम पर लग जाते हैं। और दूसरी तरफ मकूतो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था और उसके पीछे से सिन उसकी मेमोरीज को पढ़ रही थी, जिस पर मकूतो कहता है अब बस भी करो। लेकिन सिन बोलती है कि बस एक लास्ट एपिसोड और देखने दो, लेकिन वो गलती से कुछ और ही देख लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि सिन ने अपनी कुछ यादों को खुला छोड़ दिया, जिस वजह से मकूतो को अपनी फैमिली की याद आने लगती है। तभी वो सोचता है कि मेरे मॉम डैड भी इसी दुनिया से हैं, तो हो सकता है कि मैं उनके बारे में कुछ पता लगा सकूं। जिसके बाद मकूतो इंसानों के गांव जाने की डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम एक डोर्स को देखते हैं जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम कुछ ओट्स को देखते हैं जहाँ पर उन्हें पेड़ काटने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मकूतो उसे काफी आसानी से काट देता है। अब मकूतो देखता है कि एक ओट्स को चोट लगी है, जिसे देखकर वो उसे ठीक कर देता है। ये देखकर वो काफी हैरान होते हैं क्योंकि मकूतो ने बिना मैजिक के यूज किए ही उसे ठीक कर दिया था। मकूतो ये देखकर काफी खुश होता है और सकुमी को शुक्रिया बोलता है। अब हम देखते हैं कि खंजर को चलाने की वजह से मकूतो का हाथ कट जाता है, लेकिन उस मैजिक से वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर सीन आती है और उसके साथ में एक डोर्स भी होता है, जिसे देखकर मकूतो उससे पूछता है कि तुम अपने साथ किसे लेकर आई हो। बताती है कि ये एक डोर्फ है, इसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मकूतो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मकूतो सिन से लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सिन काफी दूर चली जाती है और बोलती है कि मैं अपनी तलवार के बिना इससे नहीं लड़ सकती, इसलिए इसे तुम ही संभाल लो। तभी डोर्फ बोलता है कि ये एक प्राचीन मकड़ी है जो कि सदियों से भूखी है और ये सब कुछ खा सकती है। सिन मकूतो को बताती है कि वो इससे पहले भी लड़ चुकी है और मैंने उसे हरा दिया था, लेकिन घायल होने के बाद मैंने इस मकड़ी को जाने दिया। अभी हम देखते हैं कि वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मकूतो इस बार उसके हाथ को ही काट देता है, लेकिन वो दोबारा से रिकवर हो जाती है, जिसे देखकर मकूतो काफी हैरान होता है। वो उससे काफी सारे पैरों को काट देता है, लेकिन वो काफी आसानी से रिकवर हो जाती है। जिसके बाद मकूतो अपने फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करता है। इस अटैक से वो मकड़ी काफी घायल हो जाती है। तब मकूतो सिन से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि ये घायल होने के बाद यहाँ से चली जाएगी। बोलती है कि लगता है ये आपको पसंद करने लगी है। अब वो अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करता है और उस अटैक से वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है और इस बार मकूतो काफी घायल हो जाता है। अब वो मकूतो को खाने ही वाली थी, लेकिन तभी मकूतो को गुस्सा आता है। वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब मकूतो लगातार उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर सिन काफी शौक होती है। अब मकूतो अपने वाटर एरो से उसके ऊपर अटैक करता है। वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी हम देखते हैं कि मकूतो अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी वो मकड़ी उसे उठाती है, लेकिन इस लड़ाई के बाद वो उसे पसंद करने लगती है। तब सिन बोलती है कि तुम भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वो मकड़ी भी मकूतो के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। सिन उससे जलने लगती है क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब अगले दिन जब मकूतो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। अब मकूतो काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे बिना बताए किसी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तभी सिन बताती है कि ये एक एल्डर डोफ है और इसने काफी सारी फेमस स्वॉर्ड बनाई है। डोफ कहता है कि उसका नाम बरेन है और क्योंकि मकूतो ने काली मकड़ी को हरा दिया है, जिसकी वजह से उसका पूरा गांव बहुत ही बड़ी तबाही से बच गया है। तभी बैरन बोलते हैं कि क्या वो भी इस गांव में रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा डर कर जी है। अब ये सुनकर मकूतो हाँ बोलता है और कहता है हमारे पास अब भी काफी सारी जमीन है। तभी सिन कहती है अगर तुम इस गाँव में रहना चाहते हो तो तुम्हें इस गाँव को बनाने में और हथियार बनाने में हमारी मदद करनी होगी और साथ ही मकूतो को अपना महाराजा मानना होगा। बैरन काफी खुश होता है। अब मकूतो अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए इंसान के गाँव को ढूंढने लगता है। अभी उसे इंसानी गाँव मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर सिन आ जाती है और बोलती है कि इससे पहले तुम सफर स्टार्ट करो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ये सुनकर मकूतो उसके साथ चला जाता है। सिन बताती है कि वो दोनों चाहती है कि तुम उनका नाम रखो। मकूतो कहता है कि मिस स्पाइडर और मिस कुरु कैसा रहेगा। तो दोनों कहते हैं कि ये नेम तो बकवास है, आप हमें कुछ अच्छा सा नाम दीजिए। अब मकूतो सोचने लगता है और फाइनली 10 घंटे बाद उसे एक नाम मिल ही जाता है। सिन का नाम टोमोए रख देता है और सिन को ये नाम बहुत ही पसंद आता है। तभी स्पाइडर कहती है कि अब मेरी बारी है मेरे प्यारे पति देव। अब मकूतो उसका नाम म्यू रख देता है और ये नाम उसे काफी पसंद भी आता है। अब अगले दिन जब मकूतो सोकर उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारे लोग होते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है कि आप मुझे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे और आपके गुलाम भी ऐसे हैं जो कि इस
दुनिया में किसी को भी हरा सकते हैं, तो क्या आपको देवी ने किसी खास मकसद के लिए भेजा है? देवी का नाम सुनकर मकोतो काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं उसके दिए मकसद को कभी भी पूरा नहीं करूँगा। उसे छोर पर फेंक दिया था। वो बताता है कि उसे देवी ने कोई मकसद नहीं दिया है। तभी हवा और पानी में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। मियो भी कुछ स्पाइडर को मकोतो से मिलवाती है और बताती है कि ये उसके गुलाम है और उन्हें लाइके कहा जाता है और ये कभी भी अपने भूख के नशे से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ये सब लोग होश में आ गए। मकोतो कहता है कि मुझसे जुड़ने का क्या मतलब है तुम्हारा? मियो बताती है कि मैं आपके खून और जादू शक्ति की बात कर रही हूँ जिसका यूज वो कुछ इस तरह से करते हैं। और ये देखकर मकोतो काफी शौक होता है, लेकिन इस स्पाइडर को भी मजा आने लगता है। अब मकोतो उन्हें कुछ रूल बताता है कि वो आपस में कभी भी नहीं लड़ सकते और ये जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब शिन बोलती है कि तुम कहाँ? क्योंकि ये उस देवी का काम है जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। और ये सोचकर मकोतो डिप्रेशन में चला जाता है। वो सब बोलते हैं कि ये तो एक कॉमन भाषा है और इसे हम सब बोल सकते हैं। शिन बताती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम असल में तुम्हारी मैजिक पावर्स है। इतनी ज्यादा मैजिक पावर की वजह से आसपास के इलाकों पर भी फर्क पड़ता है। मकोतो बोलता है अगर ऐसी बात है, लेकिन थोड़ी देर लैंग्वेज सीखने के बाद मकोतो की फट जाती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख जाता है। तभी उसके पास एक डॉर्फ आता है और उसे एक रिंग देता है। वो बताता है कि जो भी इस रिंग को पहनेगा उसकी सारी मैजिक पावर्स खत्म हो जाएगी और वो तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन जैसे ही मकोतो उस रिंग को पहनता है तो वो टूट जाती है, जिसे देखकर डॉर्फ काफी हैरान होता है और बोलता है कि मैं इसे दोबारा बनाऊं। सारी पावर को सोख लेती है, जिसे देखकर मकोतो काफी खुश होता है और वो सारी उंगलियों में उस रिंग को पहन लेता है और इंसानी गांव जाने लगता है। लेकिन तभी गेटकीपर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, ज्यादातर लोग यहाँ पर ट्रेड या फिर कच्चे सामान के लिए आते हैं। अब वो लोग शहर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ के लोग सच में कपड़े तो बहुत अजीब हैं। अब ये सुनकर टोमोए और मियो को गुस्सा आ जाता है और वो बताते हैं कि सफर के दौरान उन्हें एक श्राप मिला था जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकते और उन्हें इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि जिन लोगों का लेवल जितना ज्यादा होता है उनकी रैंक उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है और काम करने पर उनकी रैंक और ज्यादा बढ़ जाती है। और जो न्यू एडवेंचर होते हैं उन्हें ई रैंक से शुरुआत करनी पड़ती है और अगर आप सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को मारते हैं तो आपकी रैंक और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए तुम्हें मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ का यही नियम है, मकोतो बताता है, लेकिन उसने अपना गिल्ड कार्ड खो दिया है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें अपना नया कार्ड बनवाने के लिए सीगे शहर जाना होगा। अब मकोतो कुछ मिशन को देखने लगता है, लेकिन तभी मियो और टोमोए अपनी रैंक को चेक करने लगती हैं, लेकिन उनकी पावर बहुत ही ज्यादा थी जिस वजह से वो एक बड़ा स्कूल लेकर आते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब और मियो का 1500 और ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और उनका गिल्ड कार्ड भी बन जाता है। टोमोए पूछते है कि क्या हमसे भी ज्यादा लेवल वाला कोई इंसान है और उसने काफी सारे ड्रैगन को भी मारा है जो कि राज्य में खुले घूम रहे थे और वो 2 गोल्ड कॉइन में मान जाता है। मकोतो टोमोए से कहता है कि आज की रात हमारे सामान की निगरानी तुम करोगी क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। इसके बाद मकोतो कुछ खाने के लिए बाहर चला जाता है। मकोतो उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो लड़की रोने लगती है और ये सब एक बंदा पीछे से छुपकर देख रहा था। जिसके बाद वो उसे अपने रूम में ले जाते हैं। वो बताती है कि उसका नाम रिनोन है और एक मंथ पहले उसकी बहन काम देखने के लिए बाहर गई थी और तब से उसे उसने नहीं देखा। टोमोए उसे मकोतो के पास ले आती है और मकोतो उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने बहुत लोगों को मार दिया। मकोतो को अपनी बहन का एक स्केच देती है और ये देखकर मकोतो थोड़ा शौक होता है। तभी वहाँ पर मियो आती है और बोलती है कि वो तो बहुत बेसुआद थे और तुम लोग समझ ही गए होगे कि ये किसकी बात कर रही है। मियो मकोतो को देखती है जहाँ पर वो बहुत ही गौर से कुछ देख रहा था। अभी ये नहीं, मकोतो मियो को उसकी बहन का फोटो देता है और बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि ये लड़की कहाँ पर है और क्या तुम उसे वहाँ जाकर ढूंढ सकती हो। मियो कहती है कि लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों, वो जिंदा है भी या नहीं हम ये भी नहीं जानते। अब ये सुनकर मकोतो उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ये बताओ कि ये कैसी रिक्वेस्ट है। जिसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मना करती है और बोलती है कि हमें जल्द ही उस लड़की को ढूंढना होगा वरना नवाब और भी ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं। अब अगले दिन हम लोग मकोतो को देखते हैं जहाँ पर वो निरोन के साथ कुछ सामान बेचने के लिए जा रहा था। मकोतो कहता है कि तुम अपनी बहन की चिंता मत करो क्योंकि मैंने टोमोए और मियो को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया है। अब ये सुनकर उसे अपनी बहन की याद आती है और हमें पता चलता है कि उसकी बहन पर बहुत वजह से वो उसे वहाँ से भागने को बोलती है। लेकिन हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि रिनोन को पकड़ लेता है और बोलते है कि तुझे क्या लगा कि तू इस शहर से भाग जाएगी। अब हम उसकी बहन को देखते हैं जहाँ पर उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो बताती है कि उसका परिवार सदियों से मॉन्स्टर को मारता आ रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से उनका एक पूर्वज एक मॉन्स्टर से हार गया और उस फाइट में उन्होंने अपनी कीमती स्वॉर्ड
भी खो दी और उस सूअर को वापस लाने के दुनिया के दूसरे छोर पर पहुंच गई। अब वो मरने ही वाली थी, लेकिन तई वहाँ ये सब मकोतो भी देख रहा था। अब हम टोमोए को देखते हैं, जहाँ पर हमें रिनोन की बहन का नाम पता चलता है, जो कि टोया होता है। वो बंदा कहता है कि तुम चल भी कैसे सकती हो। टोमोए बोलती है कि ये क्या बात है, इस शहर का सबसे ताकतवर इंसान उसे बचाने के लिए नहीं आया है। अब हमें पता चलता है कि वो बंदा उस गैंग का लीडर है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मिल्स उससे बच जाता है क्योंकि उसके पास इस दुनिया की सबसे ताकतवर शील्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब सीन चेंज होता है और हम रिनोन को देखते हैं, जहाँ पर वो बाहर बैठकर सोच रही थी मैं उन पैसों को कैसे चुराऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और बोलता है कि इस होटल के सामने इस तरह से बैठना मना है, और वैसे भी तुम जैसे जरा औकात में तुम जिससे बात कर रहे हो वो मेरी दोस्त है। और ये सुनते ही उसकी फटने लगती है और वो पसीना पसीना हो जा करूंगी और कुछ सेकंड में ही उन सबको हरा देती है और साथ ही वो उस जगह को भी तोड़ देती है। टोमोए कहती है कि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रही हो, लेकिन तुम मुझसे सिर्फ आधे लोगों को ही मार पाई। लेकिन म्यू कहती है कि मैंने तुमसे 2 ज्यादा मार रहे हैं। अब इन दोनों में ऐसे ही बहस होने लगती है, तब वो उन्हें बो में बांध देता है और दूर फेंक देता है। अब जेसुया से निकलने के बाद वो लोग एक और विलेज में चले जाते हैं। वो बंदा बताता है कि जेसुया पर एक बहुत खतरनाक मोस्टर ने अटैक किया था, जिसकी वजह से वो पूरा शहर ही तबाह हो गया, लेकिन इन्होंने उस मोस्टर को मार दिया। मकोतो बोलता है कि हमारा नेम एडवेंचर के तौर पर पहले ही रजिस्टर हो चुका है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है आपको अपना नाम दोबारा गिल्ड में रजिस्टर करवाना होगा। मकोतो बोलता है कि ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है। वो सोचता है कि मुझे इन दोनों में से किसी एक को बाहर भेजना होगा। टोमोए के पास जाता है और बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्योंकि तुम्हारा लेवल म्यू से कम है। मकोतो बताता है कि तुम्हें अपना लेवल बढ़ाने के लिए योद्धा का सफर करना चाहिए। एक टाइम पर योद्धा अपने सफर को स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर कर सकें। टोमोए उसकी जाल में फंस जाती है और अपने सफर को स्टार्ट करती है। इसके बाद मकोतो भी सीगे के लिए निकल जाता है और उसके साथ में कुछ लोग भी होते हैं। रिनोन कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मकोतो को पसंद करती हैं। ये सुनकर म्यू शर्माने लगती है, तभी वो नोटिस करता है कि उनके ऊपर कुछ मोस्टर ने अटैक कर दिया है, जिसे देखकर मकोतो म्यू को भेज देता है उन मोस्टर से लड़ने के लिए। और यहाँ पर म्यू काफी आसानी से सभी मोस्टरों को मार देती है और ये देखकर सभी लोग काफी शौक होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी टोआ बोलती है कि क्या हम इन्हें इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। मकोतो बोलते हैं कि हमें आगे बहुत लंबा सफर करना है, इसलिए हम इन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो उसकी पोम्पो को देख लेता है और बोलता है कि तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। और इस चीज को मियो और रिनोन भी देख लेती है। मकोतो बोलता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस देखना चाहता था कि इन चीजों को कैसे इकट्ठा किया जाता है। अब हम टोआ को देखते हैं, जहाँ पर वो उन कीड़ों की आंख निकाल लेती है, जिसके बाद वो अपने सफर को फिर से स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो रास्ते में काफी सारे मोस्टरों को मार देते हैं। मकोतो बताता है कि उसकी कंपनी का नाम कुजुहोना कंपनी है। अब वो लोग सीगे शहर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी उनके सामने कुछ और मोस्टर आ जाते हैं जो सेल करने पर बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। मकोतो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन मोस्टर से लड़ो, लेकिन वो लोग मना करते हैं और बोलते हैं कि हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे, वो हमें मार देंगे। और मियो भी इन सब से लड़ने से मना कर देती है, क्योंकि हर बार उससे कुछ न कुछ बचाने को बोला जाता है। अब मकोतो के पास दूसरा कोई इशारा नहीं था, इसलिए वो खुद ही उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। वो पूछता है कि इन मोस्टर का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा होता है, तो वो बताती है कि वो उनका पेट है, लेकिन वहाँ पर निशाना लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो काफी आसानी से सभी मोस्टरों को मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी शौक होते हैं। वो बोलती है कि तुम्हारा लेवल तो 1 है, कहीं इस बो में मैजिक तो नहीं है। जिसके बाद वो लोग सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। अब वो लोग सीगे शहर पहुंच जाते हैं। मकोतो अपने गिल्ड कार्ड को भी बनवा लेता है और मिशन को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक स्पेशल मिशन मिलता है, जिसमें उन्हें रूबी मोस्टर की आई चाहिए थी, और ये वही मोस्टर है जिन्हें उन्होंने मारा था। अब वहाँ पर टोआ आती है और बोलती है कि इस सफर की वजह से उसका लेवल बढ़ गया है, इसलिए वो उसे शुक्रिया बोलती है। जिसके बाद वो लोग सामान को बंटवारा करने लगते हैं और मकोतो सभी रूबी आई को ले लेता है और बाकी सारे सामान को वो उन्हें ही दे देता है। तभी टोआ बताती है कि अब वो लोग वहाँ से जा रहे हैं। जाने से पहले वो लोग एक पार्टी करेंगे। हमें पता चलता है कि ये गिल्ड कार्ड काफी ज्यादा हाईटेक है, इसमें शहर का नक्शा और मोस्टर की जानकारी भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि खरीदी नहीं जा सकती। और ये देखकर मकोतो काफी खुश होता है। अब वो सभी लोग पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मकोतो मीट को खाने लगता है, जो कि सच में काफी ज्यादा टेस्टी होता है। अब हमें उन सभी का नाम पता चलता है। इसका नाम
लूसिया है और इस लड़के का नाम हाजिल है जो कि एक एल्केमी मास्टर होता है। इसका नाम लेलिना है। वो बोलती है कि तुम तो बहुत ताकतवर हो, तो क्या तुम मुझसे पंजा लड़ाओगे। वो ऐसे ही मजे करते हैं और मियो वहाँ पर काफी सारा खाना लेकर आती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माकोतो बोलता है कि तुम अकेले ही कमरे में चली जाओ क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर आना है। अब ये सुनकर मियो काफी खुश होती है और बोलती है कि आज टोमोए के आने में कोई उम्मीद नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है, इसका मतलब है कि आज मैं वो कर सकती हूँ। वो देखती है कि उस रूम में 2 बिस्तर हैं, जिसे देखकर वो एक बिस्तर को गायब करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर मकोतो आ जाता है और मियो आंख मीचकर एक जगह पर बैठ जाती है, लेकिन मकोतो कुछ नहीं करता और सो जाता है। अब अगले दिन वो दोनों अपने वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि अब मकोतो भी उस धुन को बना सकता है। एमो बताती है कि एल के पहाड़ पर रहते हैं और सारा काम करते हैं और लिजर्ड मैन इस काम में उनकी मदद करते हैं और डुओ घर बनाने और मरम्मत के काम को करते हैं और साथ ही वो आपके लिए स्वॉर्ड भी बनाएंगे। वो बताती है कि ये आपका घर बनेगा और इतने बड़े घर को देखकर मकोतो काफी शौक होता है। वो बताती है कि ये एक महल है आपकी यादों के हिसाब से। मकोतो बोलता है कि मेरी टोमोए से कई दिनों से बात नहीं हुई है, क्या तुम उससे मिली हो। एमा मना करती है। तभी वहाँ पर एल्डर डुओ भागकर आता है और बताता है कि मैंने अपने भागने के लिए कुछ ऐसे जूते बनाए हैं। वो मकोतो को अपने साथ लेकर जाता है और कुछ कवच दिखाता है, लेकिन मकोतो को कुछ पसंद नहीं आता। अब ये सुनकर डुओ काफी हैरान होते हैं। तभी वो एक कपड़े को देखता है, ये भी एक कवच है और उसे रुबुई ने बनाया है। वो बताता है कि ये कवच आपकी मैजिक पावर को पूरी तरह से सोख लेता है और इसे पहनने वाले को तुरंत ही मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे मकोतो को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर रुबुई काफी हैरान होता है। वो बताता है कि ये आर्मर आपको हर तरह के अटैक से बचाएगा और इसका कलर चेंज होने पर आपकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। मकोतो ट्राई करता है और काफी खुश होता है। वो बोलता है कि मैं इसका यूज जरूर करूंगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो मैजिक से तरह से भर जाता है और फट जाता है। तब मकोतो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा बना सकते हो जो थोड़ा ज्यादा टिके। रुबुई हाँ बोलता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक ऐसा कवच बनाऊंगा जो कि आपको तुरंत ही मार देगा। मियो मकोतो को कुछ एल्को से मिलवाती है जो कि इंसान की तरह लग रहे थे, जिसे देखकर मकोतो काफी शौक होता है। मियो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इन्हें रूप बदलने की ट्रेनिंग दी है, इन्हीं ज्यादा देर तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। पूछते हैं कि क्या आप इस चीज के बारे में बता सकते हैं। मकोतो बताता है कि ये तो फायर कोरंस है कि बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। वो बताता है कि इससे उसका हाथ भी जल गया। मकोतो बोलते हैं दिल में उगने वाली चीज है और भी ज्यादा पावरफुल होती हैं और इनका सिर्फ छोटा सा टुकड़ा भी तुम्हें आसानी से मार सकता है, लेकिन मियो उसे खा लेती है और बोलती है कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब हम मकोतो को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट से अकेले ही मिलने के लिए चला जाता है। उसका क्लाइंट कहता है तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है और अब हमारे बीच बात करने जैसा कुछ नहीं बचा। वो कहता है कि रूबी मोस्टर कम पाए जाने वाले बहुत ही खतरनाक मोस्टर होते हैं और आपके लेवल का इंसान कभी भी इतने खतरनाक मोस्टर को नहीं हरा पाएगा। लेकिन मकोतो रूबी मोस्टर की आइस निकाल लेता है, जिसे देखकर वो बंदा काफी शौक होता है और उससे माफी मांगता है। मकोतो बोलता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रूबी मोस्टर की आइस क्यों चाहिए। वो बताता है कि उन्हें एक स्पेशल दवा बनानी है जिसके लिए उन्हें रूबी आइस की जरूरत है। वो बताता है उसकी वाइफ और बेटी पर एक बहुत बड़ा सिराप लगा है और उसे तोड़ने के लिए मुझे वो दवा बनानी होगी। मकोतो पूछता है कि ये सिरापी बीमारियां क्या होती हैं। वो बताता है कि सिरापी बीमारियां वो होती हैं जो कि विच डॉक्टर्स देते हैं और उन दोनों को लेवल 8 की सिरापी बीमारी लगी है। मकोतो बोलता है कि मैं उस दवाई को बनते हुए देखना चाहता हूँ। वो बताता है कि मैं एक अल्केमी मास्टर को जानता हूँ, अगर तुम उस लड़के से दवा बनवाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा। अब ये सुनकर वो आदमी काफी खुश होता है, जिसके बाद मकोतो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे मर्चेंट गिल्ड में अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसे पता चलता है कि मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए पहले उसे 2 टेस्ट देने होंगे। मकोतो बोलते हैं कि ये टेस्ट कब होते हैं और इनमें क्या करना पड़ता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि पहले आपको 18 टेस्ट देना होगा और उसे पूरा करने के लिए इस बुक का यूज कर सकते हो और दूसरे टेस्ट में आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ सामग्री इकट्ठा करनी होगी जैसे कुछ आसान चीजें और टेस्ट को पास करने के बाद आपको आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करना होगा। उसे करने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये टेस्ट साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं। मकोतो उस बुक को ले लेता है जो कि उसे 2 गोल्ड कॉइन में मिलती है। मकोतो बुक को पढ़ता है और बोलता है कि मैं इस टेस्ट को आज ही दे सकता हूँ। मकोतो उस टेस्ट को देने लगता है। टीचर कहता है कि ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मकोतो बहुत ही जल्दी उस टेस्ट को पूरा कर लेता है। इसे देखकर वो टीचर काफी शौक होता है और बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसने इतनी जल्दी टेस्ट को पूरा कैसे कर लिया। बोलता है कि अगला टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और वो उसे एक बॉल निकालने को बोलता है और जब मकोतो बॉल को निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसे कुछ खतरनाक मोस्टर का शिकार करना होगा। जिसे देखकर मकोतो काफी शौक होता है। टीचर कहता है कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुरी है,
ये सुनकर मकोतो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ये सब उस संकी देवी ने किया है। वो बोलते हैं कि ये चीज है या फिर इतनी ही कीमती कोई चीज है तुम्हें 3 दिन में यहाँ लानी होगी। और ये सुनकर मकोतो रूबी मोशा की आई निकाल लेता है, टेस्ट को पास कर लेता है। लेकिन ये देखकर वो टीचर काफी शौक होता है और बोलते हैं कि तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब मकोतो वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसे बहुत भूख लग रही थी इसलिए वो खाने के लिए चला जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम टोमोए को देखते हैं जहाँ पर वो एक मोशर से लड़ रही थी। वो काफी आसानी से उस मोशर को मार देती है और टोमोए उसे पकाने के लिए अपने साथ ले जाती है और वो खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। वहाँ पर एक ओर्क भागकर आता है और बताता है कि मियू आपके रूम में घुस गई है और एक के बाद एक मकोतो की सारी यादें को देख रही है। सुनकर टोमोए डर जाती है और भागकर उसके पास जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि सब कुछ ठीक है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं लेकिन तभी मियू देखती है कि एक तस्वीर हिल रही है और वो भी आवाजों के साथ। समझ रहे समझ रहे हो ना। अब सीन चेंज होता है और हम मकोतो को देखते हैं जहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो फाइनली एक ऑर्डर देता है लेकिन वो पीने में बहुत बेस्वाद होता है क्योंकि वो केले का जूस होता है। वो उसे दोबारा पीता है लेकिन वो उसे पसंद नहीं आता। अब अगले दिन मकोतो डेमी प्लेन चला जाता है जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे थे। तो मोए बताती है कि पहले के हिसाब से इस बार फल बहुत ही कम आए हैं क्योंकि यहाँ का मौसम ठीक नहीं है। वो तो बताता है कि मैं डेमी प्लेन में उगने वाले सामान का व्यापार शुरू करूंगा पर उन लोगों को बेचना मुश्किल होगा जिन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कुछ करूंगा जो कि एडवेंचर घूमते फिरते डेमी प्लेन में आए और फिर हम यहाँ की चीजों के साथ उन्हें वापस भेज देंगे। इस तरह से हमारा नाम फेमस हो जाएगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा। वो बात कर ही रहे थे लेकिन तभी टोमोए टेलीपैथी का यूज करके मकोतो को अपने रूम में बुलाती है और जब मकोतो वहाँ पहुँचता है तो वो देखते है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई को देखकर मकोतो दोनों को चुप कराता है और पूछता है कि तुम दोनों आखिर लड़ क्यों रहे थे। टोमोए बताती है कि ये आपकी एक के बाद एक सारी यादों को देख रही थी। अब मकोतो सबको सुलझा देता है और वापस से सी के शहर पहुंच जाता है लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 बिस्तर होते हैं। इस वजह से मकोतो उनसे बोलते हैं कि तुम एक बिस्तर मेरे लिए छोड़ सकती हो। अब इतना सुनते ही वो दोनों कुछ दिखाने लगती हैं लेकिन मकोतो बोलता है रहने दो, मैं यहीं पर सो जाऊंगा। लेकिन तभी उससे गिल कार्ड पर एक मैसेज आता है जो कि उस एल्केमिस्ट की तरफ से होता है। बताता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अगले दिन वो दोनों उस कंपनी में जाने लगते हैं लेकिन मकोतो को कोई पीछे से देख रहा था। बोलता है कि सभी एडवेंचर को इकट्ठा करो, मैं उसे ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। जिसके बाद वो दोनों उस कंपनी में चले जाते हैं। रिब्रेन बताता है कि सभी तैयारियां हो चुकी है, आप हमारे साथ चल सकते हैं। उसका बटर बताता है कि इस दवाई को बनाने के लिए तुम्हें रूबी आइस और बाकी सारी दवाइयों को मिलाना होगा। अब अल्केमिस्ट दवा को बनाने लगता है लेकिन उसे मंत्र को बोलने में बहुत ही ज्यादा वक्त लग रहा था, इसलिए मकोतो उसकी मदद करता है। जिसके बाद वो उस दवाई को बना लेते हैं। उसका बटलर दवा को रिब्रेन के पास ले जाता है जिसके बाद वो और भी ज्यादा दवा को बना लेते हैं लेकिन वो उसे सिर्फ एक हाथ से पकड़ता है, इसलिए जब वो बटलर आता है तो उसके हाथ से दवाई गिर जाती है। लेकिन मकोतो उसे पकड़ लेता है और कहता है इसके 2 घूंसे मैं बाद में मारूंगा। बटलर कहता है मालिक को चोट लग गई है। मकोतो उसके पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये चोट उसकी बीवी ने ही मारी है। वो उसे दवा देने गया था। एल्केमिस्ट बताता है कि ये उस सिराप का असर है। बटलर कहता है कि ये सिराप इतना असरदार है लेवल 8 के सिराप के लिए ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। रिब्रेन बताता है कि ये एक नॉर्मल बुखार से शुरू हुआ था लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसे पानी से डर लगने लगा, रोशनी से डर लगने लगा और फिर उसका पागलपन और बढ़ गया। सारे बाल झड़ गए, चेहरा सूख गया और आंखें लाल हो गई। वो पूरी तरह से बदल गई। उसे देखकर मुझे डर लगने लगा। उस डॉक्टर ने बोला था कि ये आज ही खत्म हो जाएगा। तब मकोतो कहता है मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं उन्हें रोकूंगा, तुम उन्हें दवा दे देना। रिब्रेन बोलता है कि तुम अकेले उन्हें नहीं रोक सकते। तब मकोतो उसकी ओर चेहरा करता है और ये देखकर रिब्रेन पीछे हट जाता है और जब मकोतो उसके पास जाता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देती है लेकिन मकोतो उसे नीचे गिरा देता है और दवा पिलाने को बोलता है और उसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद मकोतो उसकी बेटी को भी ठीक कर देता है। तभी एल्केमिस्ट लास्ट दवा को भी लेकर आता है और वो उसे गिराने ही वाला था लेकिन उसका बटलर उसे बचा लेता है। इसे देखकर मकोतो काफी शौक होता है और अब वो आखिरी पेशेंट के पास जाते हैं लेकिन मकोतो देखता है कि वो अब भी होश में है। जिसके बाद वो उसे भी दवा पिला देते हैं। रिब्रेन उन्हें शुक्रिया बोलता है और कहता है अब मैं उस नफ्स से आजाद हूँ और इतना बोलकर वो देवी को शुक्रिया बोलता है। देखकर मकोतो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसके बाद मकोतो वहाँ से चला जाता है लेकिन रास्ते में उसे टोमोए और मियो मिलती हैं। वो आपस में बात कर रहे थे लेकिन भाई मुझे ये देखकर हंसी आ रही है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि ओवर पावर्ड है और जो सबसे पावरफुल मोस्टर हैं जिन्हें इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, जिन्हें मारने के लिए देवी ने कुछ हीरोज को भेजा है, इसके ऊपर ये बंदे अटैक कर रहे हैं। मियो कहती है नवाब साहब के ग्रेड के सामने
ये तो बस एक हवा का झोंका है। अब ये सुनकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। टोमोयो बताती है कि ये एक असैसन है और जैसुया छोड़ने के बाद सही आपके ऊपर ये नजर रख रहे हैं। अब वो बंदा काफी सारे लोगों को बुलाता है और बोलते है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। टोमोयो मना करती है लेकिन मियो हाँ बोलती है और कहती है ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए 10 गोल्ड कॉइन चाहिए। लेकिन हमें पता चलता है कि ये मकुतो का ही प्लान था, क्योंकि जैसा जैसुया में हुआ था वो ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। वो बंदा बोलता है अगर तुम लोगों ने रिब्रांड का काम नहीं किया होता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। मकुतो बोलता है मुझे लगा ही था कि ये रिब्रांड के बारे में है। अब वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मकुतो टोमोए से बोलते है तुम उनसे खेला मत करो, लेकिन टोमोए बोलती है कि मुझे लड़ाई करने का इशारा ही नहीं मिला। आपको राजा और महाराजाओं की परंपरा तो पता ही होगी। तब मकुतो कहता है योद्धा टोमोए जाकर सबको सबक सिखाओ। अब ये सुनते ही टोमोए सबको हरा देती है। बोलती है तुम्हारा क्या होगा रे कालिया। अब ये सुनकर वो बंदा मैजिक का यूज करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मकुतो उसे रोक देता है। अब ये देखकर वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि मेरा नाम लाइम है और मैं सीगे शहर का नंबर 1 एडवेंचर हूँ। टोमोए उसे भी हरा देती है। अब वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे उसकी यादें दिखने लगती हैं। वो उसे छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुमने उन्हें इतना खतरनाक शराब क्यों दिया। लाइम बताता है कि मैंने तो बस उन्हें नींद वाला शराब दिया था। टोमोए बोलती है झूठ मत बोलो, तुम्हें उन्हें मारने वाला शराब दिया था। वो उन्हें पूरी बात बताता है। इसकी शुरुआत 2 मंथ पहले उसकी फेवरेट जगह पर हुई थी। वहाँ पर एक आदमी था जिसने उसे बताया रिब्रांड कंपनी की वजह से अब एडवेंचर के पास ज्यादा काम नहीं बचा, इसलिए वो खतरनाक मिशन को ले रहे हैं जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए। मैंने सुना कुछ दिन पहले अनाथ आली से भी कुछ एडवेंचर मारे गए हैं। और ये सुनते ही लाइम को गुस्सा आ जाता है। तब वो बताता है कि उसके पास एक सुझाव है, उसके किए की सजा उसके परिवार वालों को देंगे और उन्हें रापिनिन की दवा दी थी और यही उनका प्लान था। वो शराब उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारने वाला था। मकुतो उसे जाने देता है, लेकिन मियो उसे रोक लेती है और बोलती है तुम्हें याद तो होगा ही। इतना बोलकर वो उसके सारे पैसे ले लेती है और मकुतो से बोलती है कि नवाब साहब मैंने पहली बार पैसे कमाए हैं। इसके बाद लाइम रिब्रांड से माफी मांगता है और वो लोग उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद लाइम एक जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर टोमोए आती है और बोलती है ये वही अनाथालय है ना जिसे तुम बचाना चाहते थे। लाइम बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता। टोमोए कहती है मैं सब जानती हूँ और क्योंकि मैंने तुम्हारी तलवार तोड़ी है इसलिए तुम इस तलवार को रख सकते हो। उस तलवार को देखकर लाइम काफी खुश होता है। टोमोए बताती है कि ये कटाना है और उसे किसी एंसर डोफ ने बनाया है। वो कहती है कि तुम मेरे लिए काम करोगे, एक जासूस बनकर। वो मान जाता है। तब टोमोए उसे काफी सारे गोल्ड कॉइन देती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। टोमोए कहती है अगर तुम हमारे लिए वफादार रहोगे तो मैं वादा करती हूँ तुम जिनसे प्यार करते हो वो सब सुरक्षित रहेंगे। अब हम रिब्रांड को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर रिब्रांड बोलते हैं मकुतो अपनी कंपनी शुरू करने वाला है तो हमें अपनी रणनीति चेंज करनी होगी। हम इतनी ऊंचाई पर ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। और ये सब टोमोए पीछे से सुन रही थी और बोलती है कि ये इतने भी सीधे नहीं है, हो सकता है कि वो विच डॉक्टर रिब्रांड कंपनी का ही शिकार हो। अब हम मकुतो को देखते हैं जहाँ पर वो डेमी प्लेन में चला जाता है। एमा बताती है कि आप तीनों को लेकर एक छोटी सी परेशानी है। हमारे योद्धा आपसे लड़ने के बाद अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं। मकुतो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे खुद मिलना चाहूंगा और क्योंकि और भी सो रहे हैं इसलिए मकुतो टोमोए को लिजर्ड मैन से बात करने के लिए भेज देता है और मियो को अपने साथ ले जाता है। वो अपनी मैजिक का यूज करके उनकी बातों को सुनने लगता है और कहते हैं कि आज दोपहर के बाद हमारी नवाब साहब के साथ ट्रेनिंग है। मियो और टोमोए को नुकसान पहुंचाना तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें तो वो अटैक करने का मौका देती हैं। लेकिन नवाब साहब अपने एरो का यूज करके उसे दूर से ही हरा देते हैं और अगर हम उनके फायर एरो से बच भी जाएं तो वो अपने फायर मैजिक का यूज करके हमें आसानी से हरा देते हैं। मकुतो बोलता है कि मुझे अपनी पावर्स पर और ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए था। तभी मियो उसके पास जाती है और कहती है कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मकुतो बताता है कि ये टमाटर हैं, कच्चे हो या पके ये दोनों ही स्वादिष्ट होते हैं और उन्हें तेल में डुबा कर लंबे समय तक रखा जा सकता है और इसे पकाने के बाद इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो टोमोए से पूछता है कि बाकी प्रजातियों का क्या हाल है। टोमोए बताती है कि इनका भी वैसी हाल है, इनकी पावर जितनी होनी चाहिए थी उसकी 10% भी नहीं है। मकुतो बोलते हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सभी प्रजातियां एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं। सभी प्रजातियां अपने अपने तरीके को अपने तक ही रखना चाहती हैं। मकुतो कहता है अगर ये एक दूसरे की टेक्निक सीख जाएं तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। अब ये सुनकर टोमोए एक प्लान बताती है। कहती है हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा सके। यहाँ पर जितने भी ड्राइव्स हैं उन सभी के सबसे पावरफुल योद्धा आपस में फाइट करेंगे। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और
और हम देखते हैं कि वो काफी जबरदस्त फाइट कर रहे थे और एक अटैक में ही उस जगह को तोड़ देता है। डेजर्ट मैन काफी ज्यादा पावरफुल तो था लेकिन वो फिर भी उससे हार जाता है। टोमोए कहती है कि तुमने अपनी पूरी पावर के साथ मुकाबला किया लेकिन अब भी बहुत कमजोर हो, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। हमें ताकतवर योद्धा चाहिए ताकि हम उन पर भरोसा कर सकें। वो कहती है कि हमारे साथ फाइट करने से तुम्हारी ताकत का पता नहीं चल रहा था, इसलिए आज से हर एक हफ्ते में तुम सब आपस में फाइट करोगे। फाइट के दौरान हम तुम्हारी शक्तियों को देखेंगे और उस हिसाब से सबको एक रैंक दिया जाएगा। लेकिन और कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी तकनीक सबके सामने आ जाएगी। तुम अभी इतनी पावरफुल नहीं हो जो कि अपनी तकनीक को छुपाए और आने वाले मुकाबले में जो ताकतवर लोग होंगे वो सम्मान के साथ एक योद्धा कहलाए जाएंगे और जिन्हें लगता है कि वो योद्धा नहीं बन सकते वो अपने लिए दूसरा कोई काम ढूंढ सकते हैं। अब मकोतो भी उनसे यही कहता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग अभी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। टोमोए कहती है सब लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रखना क्योंकि कुछ दिनों बाद ही डेमीप्लेन रैंकिंग शुरू हो जाएगी। अब अगले सीन में वो सब सीगे शहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फिर से अपना लेवल चेक करते हैं। मियू का लेवल 1500 होता है और टोमोए का सिर्फ 1300 और ये देखकर टोमोए काफी निराश हो जाती है। और यहाँ मकोतो का लेवल सिर्फ 1 होता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सभी बड़े लेवल के एडवेंचर रिटायर हो चुके हैं और जो भी एडवेंचर बचे हैं उनका इलाज चल रहा है। मकोतो सोचते है कि इसकी वजह तो हम ही हैं। वो कहती है हम लोग चाहते हैं कि सीगे शहर के नंबर 1 एडवेंचर की जगह पर आप किसी को ट्रेन करें। तब मकोतो कहता है मैं कुछ ऐसे एडवेंचर को जानता हूँ जिनका लेवल 100 से भी ऊपर है। मकोतो टोमोए को उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है। टोमोए मान जाती है और वो सोचती है कि उनका ये बर्ताव देखकर मैं आसानी से कह सकती हूँ कि टोओ का चेहरा की दुनिया में किसी से जरूर मिलता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वो उन्हें काफी खतरनाक ट्रेनिंग देती है, उनके ऊपर कुछ खतरनाक मोस्टर छोड़ देती है लेकिन वो उन्हें नहीं हरा पाते। टोमोए बैरियर बनाकर उन सभी को रोक देती है और बोलती है कि मैंने जो तुम्हें ट्रेनिंग दी थी उसका क्या हुआ, क्या तुमने उससे कुछ भी नहीं सीखा? लेकिन वो कहते हैं हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम इन मोस्टर को हरा सके, हम मर जाएंगे। टोमोए कहती है तुम्हारे फाइट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है, इसलिए वो उन्हें फाइट करने का तरीका बताती है। एल्केमिस्ट पानी और मिट्टी को यूज करके एक दलदल बनाएगा और तीरंदाज दूर से उनके ऊपर अटैक करेगी और वो दलदल के अंदर पावर कम करने वाली दवा मिला देते हैं जिसके बाद टोमोए उन सभी को खोल देती है। लेकिन जहर की वजह से वो मोस्टर काफी कमजोर हो जाते हैं और वो लड़की उन्हें काफी आसानी से मार देती है और टोआ और डोफ उनके ऊपर सामने से अटैक करते हैं। लेकिन एल्केमिस्ट कहता है कि वो अब भी बड़े मंत्र को नहीं बोल सकता। वो कहती है सिर्फ सांस रोकने वाला मैजिक भी काफी असरदार रहेगा और इस तरीके का यूज करके वो अकेले ही काफी सारे मोस्टर को मार देते हैं। वो कहती है कि अगली बार तुम अकेले ही इस तरह से मोस्टर को हराओगे। वो बताती है कि इस जंगल में कुछ 100 बंदर हैं, तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है अपना प्लान बनाने के लिए। और ये देखकर वो लोग काफी शौक होते हैं और बोलते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। अगले सीन में टोमोए एडवेंचर गिल्ड जाती है जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि उसने टोआ की टीम को शैडो टेल की गुफा में भेजा है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट काफी डर जाती है और बोलती है कि ये आपने क्या किया? लेवल 100 के एडवेंचर उनमें से सिर्फ एक को भी काफी मुश्किल से हरा पाते हैं और जिस जंगल में आपने उन्हें भेजा है वहाँ के मोस्टर तो और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहाँ पर काफी सारे एडवेंचर गायब हो गए हैं, वो लोग मर जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि टोआ की टीम उन सभी को हरा देती है। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट काफी हैरान होती है। अब अगले सीन में मकोतो मियो से बोलते हैं क्या तुम एम्ब्रोसिया के फूल ढूंढ कर ला सकती हो, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है और हम इसे अपनी दुकान की सबसे रेयर चीज बना सकते हैं। वो बताता है कि रूबी मोस्टर इस जंगल में पाए जाते हैं और वो खाने में उसी फूल का रस पीते हैं, इसलिए तुम्हें वो फूल इसी जंगल में मिल जाएंगे। अब अगले दिन मकोतो रिब्रेंड के पास जाता है और कुछ दुकान को किराए पर मांगता है। रिब्रेंड हाँ बोलता है और अपने बटर को दुकान खोलने के लिए भेज देता है। कहता है आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? मकोतो सोचता है इसने तो मेरा दिमाग पढ़ लिया। मकोतो बोलता है अगर हमने बिजनेस खोला तो हमें किंगडम को सूचना देनी पड़ेगी और किंगडम को सूचना मिलने पर वो आपकी जासूसी करेंगे। ये बात मकोतो को रिसेप्शनिस्ट ने बताई थी और इसी वजह से वो दुकान किराए पर ले रहा है। ब्रेंड बताता है कि सिटी में एक जगह है जहाँ पर आप अपनी पसंद की दुकान लगा सकते हैं। ये सुनकर मकोतो काफी खुश होता है और उसे शुक्रिया बोलता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम मियो को देखते हैं जहाँ पर वो उस जंगल में चली जाती है। अभी हम कुछ एडवेंचर को देखते हैं जिनके ऊपर कुछ लोग नजर रखे हुए थे। कहते हैं इन्हें देवी ने भेजा है और ये देवी के बहुत खास है।
वो उन्हें बेहोश कर देते हैं और बोलते हैं कि इंसान चोर होते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम मकोतो को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी कंपनी शुरू होने के लिए एक पार्टी का आयोजन करता है। अब टोमोए मियो को अपने साथ ले जाती है, तभी उसके पास एक एलके आती है जिसका नाम अकीना है। वो कहती है कि अब मैं बहुत ज्यादा देर तक इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ। मकोतो काफी खुश होता है और बोलता है कि क्या तुम्हें एम्ब्रोसिया के फूल मिले। अकीना उसे एक किताब देती है और बोलती है कि इस किताब के अंदर उन फूलों के बारे में सारी जानकारी है। वो कहती है हम उसे लाना तो चाहते थे लेकिन जंगल में कोई है जो कि उनकी रखवाली कर रहा है। मकोतो कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे बाद में ले आएंगे। वो बताती है कि उसके सारे दोस्त अलग अलग काम को कर रहे हैं। अब बल्कि वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर एक लिजर्डमैन आता है। वो कहता है फाइट को लड़ने के बाद मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ और मैंने उस और को भी हरा दिया है। अब ये सुनकर मकोतो काफी खुश होता है और बोलता है कि हमने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल ठीक था। लिजर्डमैन कहता है टोमोए भी मुझे ट्रेनिंग दे रही है। शाम को पार्टी करते वक्त वो लोग काफी बातें करते हैं और मकोतो बोलते हैं कि यहाँ पर आने के बाद से आज तक तुम बाहर की दुनिया में नहीं गए हो, क्या तुम बाहर की दुनिया में घूमना चाहते हो? डोफ मना करता है और कहता है कि इस सुंदर दुनिया को छोड़कर मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। यहाँ पर रहकर हम आपके लिए शोर भी बनाते हैं, लेकिन एक बात है कि बाहर की दुनिया के लोग कैसे हथियार का यूज करते हैं। मकोतो बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो क्या तुम सीधे चलकर हमारी दुकान चलाना चाहोगे? वो कहता है कि ये बात तो सबको पता है कि डोफ हमेशा से ही काफी अच्छी सूट बनाते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वहाँ के लोग हमसे सूट जरूर बनवाएंगे। ये सुनकर डोफ मान जाता है, जिसके बाद मकोतो के पास एक और गाता है और बताता है कि उसे टोमोए ने एडवेंचर को यहाँ लाने का काम दिया है। अगले सीन में हम मियो को देखते हैं। वो कहती है कि मुझे नवाब साहब से एम्ब्रोसिया के फूल के बारे में बात करनी थी जो कि उन फूलों की रखवाली कर रहे हैं। जरूर वही होंगे, वो बताने ही वाली थी, लेकिन तभी टोमोए को एहसास होता है कि उसे मकोतो की एनर्जी नहीं मिल रही। वो दोनों अचानक से ही चौंक जाते हैं। टोमोए कहती है कि मैं उन्हें दोबारा महसूस कर पा रही हूँ, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। हम मकोतो को देखते हैं जहाँ पर वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर मियो आती है और भागते हुए उसके गले लगती है। जब टोमोए उसके पास आती है तो मकोतो हैरान होता है और बोलता है कि हम पर किसी ने अटैक किया है। टोमोए मना करती है और पूछती है कि क्या आप हमेशा से ही इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं? मकोतो हाँ बोलता है और कहता है इसमें क्या बड़ी बात है। टोमोए बताती है कि ये मजाक का टाइम नहीं है। टोमोए बताती है क्या आपको पता है कि आप बहुत बार मर चुके हैं? मकोतो हैरान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। टोमोए पूछती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं? वो कहता है कि मैं खड़े होकर तीर चलाता हूँ और ध्यान लगाने के लिए मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। वो कहती है जब आप ध्यान लगाने के लिए जमीन पर बैठते हैं तो आपकी चेतना निशाने तक पहुँचती है और फिर वापस आ जाती है। मकोतो हाँ बोलता है और ये सुनकर मियो काफी रोने लगती है और कहती है कि लोग अपनी चेतना सिर्फ तभी छोड़ पाते हैं जब वो मर जाते हैं। आप जो कर रहे थे वो एक आत्महत्या थी। मकोतो बोलता है लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। टोमोए कहती है कि उसमें घबराने वाली बात तो ये है कि आपकी मैजिक पावर्स और भी ज्यादा बढ़ रही हैं और आमतौर पर सभी मैजिशियन की एक सीमा होती है कि मैजिक पावर किसी भी ट्रेनिंग से नहीं बढ़ सकती, लेकिन तुम्हारी शक्ति तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मकोतो रिंग को देखता है क्योंकि मैजिक से पूरी तरह भर जाती है। टोमोए कहती है तुम्हारा ध्यान लगाने मरने जैसा है, वापस जिंदा होना आपकी बढ़ती हुई मैजिक पावर की वजह हो सकती है। मकोतो कहता है मैंने तो सिर्फ एक तीर चलाया था, अब मैं वो भी नहीं कर सकता। टोमोए कहती है तुम्हारी मैजिक पावर्स का लेवल लगभग देवी के बराबर हो गया है, क्योंकि डेमी प्लेन तुम्हारी और मेरी मैजिक पावर्स की वजह से बना है, इसलिए डेमी प्लेन भी बढ़ रहा है। अगर ये बात देवी को पता चली तो हो सकता है कि वो आपकी जान ले लें, इसलिए अभी हमें आपकी मैजिक पावर्स को रोकना होगा। इसके लिए हमें जल्दी डोफ से रिंग बनवानी होगी। अब मकोतो के जाने के बाद टोमोए काफी हैरान होती है और बोलती है इसे पता था जिसे मैंने अपना मालिक बनाया था उसकी पावर्स गोड के लेवल की हो जाएंगी। अब अगले दिन मकोतो सीगे शहर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके चेहरे का मजाक क्यों उड़ाया जाता है। उसका चेहरा डेमी ह्यूमन की तरह दिखता है। अभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे पकड़ लेती है। वो बोलती है आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी सारी थकावट दूर कर दूंगी क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। मकोतो मानने ही वाला था, लेकिन तभी मियो और टोमोए आकर उसे वहाँ से ले जाती हैं और लाकर बेड पर फेंक देती हैं। मियो जाला बनाकर भागने के सारे रास्ते बंद कर देती हैं और उसे पकड़ लेते हैं और अपने कपड़े उतार कर उसके साथ वो करने लगते हैं, लेकिन तभी मकोतो अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। वो डोफ के पास जाता है और नए कवच को पहन लेता है। तभी वहाँ पर मियो आती है और बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मकोतो से माफी मांगती है। मकोतो उसे माफ कर देता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि एम्ब्रोसिया के फूलों
की कोई देखभाल कर रहा है, हमें उनसे सौदा करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों उस जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई पीछा कर रहा था, इसलिए मियो अपना जाल बनाकर उसे वहीं पर रोक देती है। अब उन्हें एम्ब्रोसिया के फूल भी मिल जाते हैं। वहाँ पर बहुत फिसलन थी, इसलिए मकोतो मियो को अपना हाथ पकड़ने को बोलता है और ये सुनकर मियो काफी खुश होती है। अब वो दोनों वहाँ पर वार करने लगते हैं। मियो काफी खुश होती है और बोलती है काश ये वक्त यहीं पर थम जाए, लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग आते हैं और उन्हें रोक देते हैं और ये देखकर मियो काफी गुस्सा होती है। मकोतो कहता है हम नुकसान नहीं चाहते, हम बात कर सकते हैं। तभी वहाँ पर वो एडवेंचर आते हैं और बोलते हैं हम यहाँ के सारे फूल ले जाएंगे। अब ये सुनकर वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। मकोतो वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी वो उस लड़की को देख लेता है और उसे याद आता है कि वो तो वही लड़की है जो कि उसे कल मिली थी। अब हमें पता चलता है कि वो उस लड़की का पार्ट टाइम काम था। अब उसकी बात सुनकर मकोतो रुक जाता है, लेकिन तभी वो फिर से उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मकोतो अपनी मैजिक का यूज करके काफी आसानी से बच जाता है। और यहाँ पर मियो काफी गुस्से में होती है और वो लगातार मरने के बारे में ही सोच रही थी। तो सुनकर मकोतो काफी ज्यादा डर जाता है। मकोतो टेलीपैथी का यूज करके टोमोए से बात करता है और कहता है कि तुम कुछ कर सकती हो। टोमोए मना करती है और बोलती है कि मुझे यहाँ अकेला छोड़कर आप मियो के साथ घूम रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। मकोतो बोलता है अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें राइस और कटाना बनाने की परमिशन दे दूंगा। अब ये सुनकर टोमोए काफी खुश होती है, उसकी मदद के लिए मान जाती है। वो बोलती है कि नवाब साहब आप एडवेंचर के पैरों के नीचे एक स्मोक स्क्रीन बनाइए और इसका फायदा उठाकर मायावी शहर में ले जाएंगे और मियो को शांत करने के लिए उसके पसंदीदा खाने का यूज करेंगे। लेकिन वो तो मैं हूँ। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं और उसका खून पीते ही मियो होश में आ जाती है और ये देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मियो को काले जादू की वजह से उनका अटैक काम ही नहीं करता। अब मकोतो अपने मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से लोग कुछ देख नहीं पाते और मकोतो उन्हें पकड़ लेता है। अब हम एडवेंचर को देखते हैं, जहाँ पर वो मायावी शहर में पहुंच जाते हैं। मकोतो बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आया था, ना कि फूल चुराने। मकोतो हाँ बोलता है और कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं सामान को खरीदता और बेचता हूँ। जिसके बाद हमें उन दोनों का नाम पता चलता है। इसका नाम एक्वा है और इसका नाम एरिस। ये दोनों मकोतो को अपने गाँव ले जाते हैं और एल्डर से मिलवाते हैं। इसका नाम निल्गी स्टोरिया है और ये इस गाँव का मुखिया है। वो लोग बात करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसका बेटा आता है और बोलता है कि तुम एक व्यापारी हो, तो एक व्यापारी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि उसने एक्वा और एरिस को हरा दिया। उसे मकोतो पर शक होता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अब इन लोगों की मीटिंग शुरू होती है। इसके बाद एरिस मकोतो को अपने मास्टर से मिलवाती है और वो दीवार तोड़कर अंदर आता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम मोंडो है और वो मकोतो से हाथ मिलाता है, जिसे देखकर मियो काफी गुस्सा होती है और मोंडो उसके हाथ को पकड़कर सहलाने लगता है और ये देखकर मियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे एक पंच मारती है और उसका पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसे देखकर सभी लोग काफी शौक होते हैं। हम मोंडो को देखते हैं, जहाँ पर वो हंस रहा था। वो बोलता है कि ये दोनों ही आम इंसान नहीं है, इन्हें मुझसे मिलकर अपने ऊपर अफसोस होगा। सीन चेंज होता है और हम मकोतो को देखते हैं, जहाँ पर वो मियो को उन दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए भेज देता है। ये सुनकर मियो काफी एक्साइटेड होती है और बोलती है कि ये तो एक स्पाई की तरह है, मैंने आपकी यादों में देखा था कि वो लोग लाइट से बचते हैं। अगले सीन में मियो मोंडो के ऊपर नजर रख रही थी। वो महसूस करती है कि उसके चारों ओर एक पावरफुल मैजिक पावर है, जरूर किसी के वश में है। मियो ने गांव के चारों ओर एक जाल बिछाया था, जिसके अंदर कुछ फंस जाता है, जो कि निल्गी स्टोरिया का बेटा होता है। हमें पता चलता है कि वो डीमंस के साथ मिला हुआ है और ये बात मियो मकोतो को बता देती है। मकोतो कहता है तुम नेमी प्लेन चली जाओ, टोमोए को यहाँ भेज देना। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो लोग पार्टी कर रहे थे। तभी हम मोंडो को देखते हैं, जहाँ पर उसके अंदर से एक लीच निकल कर आता है और उन्हें मार देता है, जिसे देखकर मकोतो उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने उसे क्यों मारा। लीच बताता है कि मैं अमर हूँ और इतना बोलकर वो मकोतो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे मकोतो को कुछ नहीं होता। मकोतो एक अटैक करता है और उसका अटैक धीरे धीरे लीच को मारने लगता है, लेकिन मकोतो उसे जिंदा छोड़ देता है। तभी वहाँ पर टोमोए आती है, लीच को डेमी प्लेन भेज देती है और ये देखकर वो ओगर काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि तुम तो बहुत पावरफुल हो, हम तो तुम्हें मारना चाहते थे। ये सुनकर मकोतो काफी शौक होता है। तभी टोमोए निल्गी स्टोरिया के पास जाती है और हमें पता चलता
बोलता है कि टोमोए ने ही उन्हें अपना सुरक्षा कवच दिया था। ओगर कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। टोमोए कहती है कि मैंने अपना रूप क्या बदल लिया, तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। सब अपना सर झुकाते हैं। टोमोए बताती है कि ये मेरे मालिक हैं और ये सुनकर सब लोग काफी शौक होते हैं। अब मकोतो डेमी प्लेन वापस चला जाता है। लीच से सवाल पूछता है। वो बताता है कि मैंने ये सब ग्रैंड बनने के लिए किया, क्योंकि ग्रैंड ऊंची रैंक वाले इंसान होते हैं जो कि दुनियाओं के बीच सफर कर सकते हैं। लेकिन टोमोए मना करती है और बोलती है कि ये नामुमकिन है। इतिहास में कुछ इंसानों को इस दुनिया के बारे में पता चला था, वो वहाँ चले गए, लेकिन उन दुनियाओं का अनुभव लेने के बाद वो ज्यादातर लोग वापस आ गए। सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग थे जो कि उन्हें अपना घर बना पाए और ये वो लोग हैं जिन्हें हम ग्रैंड कहते हैं। टोमोए कहती है कि तुम ये कह रही हो कि दुनियाओं के बीच सफर किया जा सकता है। टोमोए हाँ बोलती है, लेकिन वो कहती है इसमें जिंदा बचने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है। अगर इस दुनिया की देवी भी खुद से बाकी दुनिया के दरवाजे खोल देती है तब भी सफर होने की संभावना सिर्फ 10% ही है। ये सुनकर लीच काफी उदास होता है और बोलता है इसका मतलब है कि अब तक की मेरी सारी मेहनत एकदम बेकार हो गई। वो कहती है तुम नवाब साहब से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उनके सेवक बन सकते हो। लीच कहते हैं क्या ये हो सकता है? हमें मुझ जैसे की जरूरत है। जिसके बाद वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इस दौरान मकोतो ने अपनी बहुत शक्ति कम की थी। वो लीच इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सच में वो काफी ज्यादा हैंडसम होता है, जिसे देखकर मकोतो काफी हैरान होता है। लेकिन तभी उन्हें उसका नुन्नू दिख जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम उन एडवेंचर को देखते हैं जहाँ पर वो चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। हम वापस से मकोतो को देखते हैं जहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से टोमोए को दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी बाहर की ओर से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो देखकर मकोतो बाहर की ओर भागता है। लीच कहता है कि मैं हीलिंग मैजिक का यूज कर सकता हूँ। मकोतो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम यहीं से लोगों को ठीक करो। हीलिंग मैजिक का यूज करता है। मकोतो देखता है कि वहाँ पर बहुत लोग मर गए हैं और ये देखकर मकोतो काफी हैरान होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत घायल होते हैं, इसलिए वो लीच भी उन्हें ठीक नहीं कर पाता। अब ये देखकर मकोतो अपने काय का यूज करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। मकोतो उसके ऊपर एक और काय को बना देता है और ये काम कर जाता है। वो लोग ठीक हो जाते हैं। तभी वो देखता है कि उसकी मैजिक पावर चारों ओर फैली हुई है। वहाँ पर एक बच्ची आती है और उसे एक लॉकेट देती है। मकोतो को याद आता है कि ये तो उसी और का है जिसे एडवेंचर को यहाँ पर लाने का काम दिया था। वो बच्ची बताती है कि छोटी टोमोए और इंसानों को वहाँ पर रोक रहे थे। मकोतो वहाँ जाता है और देखता है धुन के दरवाजे खुले हुए हैं। वो महसूस करता है कि उस दरवाजे के पार एडवेंचर है और वहाँ पर छोटी टोमोए और है। उसे याद आता है कि मियो ने कहा था कि लोग अपनी चेतना सिर्फ तभी छोड़ पाते हैं जब वो मर जाते हैं, और वो एडवेंचर के पीछे जाता है। लेकिन वहाँ हाथ डालते ही मकोतो के दिमाग में एडवेंचर की यादें गूंजने लगती हैं। वो देखते हैं कि एडवेंचर चोरी कर रहे थे और उन्होंने बच्ची को भी मारा, और जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया और मकोतो की रिंग फेंक कर मारी, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ। छोटी टोमोए ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। और ये देखकर मकोतो बहुत हैरान होता है। अब हम एडवेंचर को देखते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तभी वहाँ पर मकोतो आता है और उसके हाव भाव बहुत बदले हुए थे। मकोतो ने मास्क नहीं पहना था, इसलिए उस लड़की को लगता है कि वो एक डेमी ह्यूमन है। मकोतो उसके पास जाता है, जिसे देखकर वो एडवेंचर डर जाती है और मकोतो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मकोतो को उससे कुछ नहीं होता और वो उसके हाथ काट देता है और उसे मार देता है। और उसे याद आता है कि उसने पहली बार किसी इंसान को मार रहा है। तभी हम देखते हैं कि मकोतो अचानक से होने लगता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी के मरने पर इंसानों को दुख होता है। अब अगले दिन मकोतो लीच को एक नाम देता है जो सिगी है। तभी मकोतो टोमोए से बोलता है कि जब मायावी शहर में धमाका हुआ था तब मैं एक एडवेंचर की यादें देख पाया था, और दूसरों की यादें देखना तो तुम्हारी पावर्स है। टोमोए कहती है शक्ति का इस्तेमाल करना एक इत्तेफाक था और इसकी वजह हमारा अटूट रिश्ता भी हो सकता है। अब ये सुनकर मियो काफी गुस्सा होती है और बोलती है कि कौन सा अटूट रिश्ता। टोमोए बताती है कि मैं भरोसे के अटूट रिश्ते की बात कर रही हूँ। सिगी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप जब चाहें अपने नौकर की शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टोमोए और मियो आपस में ही लड़ने लगती हैं, जिसके बाद मकोतो एमा के पास जाता है और बताता है कि हम डेमी प्लेन के आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी करेंगे जिससे एडवेंचर को लगे ये शहर बस यहीं तक सीमित है, और वो लिजर्ड मैन को यहाँ पर नजर रखने के लिए बोलता है ताकि दोबारा कोई गड़बड़ ना हो और सब लोग सुरक्षित रहें। मकोतो एलके से बोलता है कि ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त से घाव भर गए हैं। आलके बताती है कि वो पहले से ठीक है और अभी उसका इलाज चल रहा है। वो कहता है कि तुम लोग एडवेंचर बनकर मायावी शहर पर नजर रखोगे और सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे। अब मकोतो डोव के पास जाता है और उन्हें शहर की मैनेजमेंट करने को बोलता है। और के पेरेंट्स से मिलने के बाद वो उसके दोस्त
उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है, पर डोफ कहता है कि उसने ही हमारे विलेज को बचाया था तो उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जिसके बाद मकोतो पैट्रिक से मिलने जाता है जो कि उसे रोजगार एकेडमी के न्यूट्रल टाउन के बारे में बताता है। वो उसे मैप दिखाता है जो कि बिल्कुल जापान की तरह दिख रहा था, लेकिन वहाँ जाने से पहले मकोतो उसे सच बताता है और बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, और वो उसे अपना चेहरा दिखाता है। पैट्रिक बोलते हैं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मेरी वाइफ ऐसी दिखती थी तब भी मैं उससे उतना ही प्यार करता था जितना कि पहले करता था। अब अगले सीन में मकोतो वापस डेमी प्लेन चला जाता है। टोमोए बोलती है कि आप सिगी को अकेले वहाँ नहीं ले जा सकते। मकोतो कहता है सिगी ने इंसानों पर रिसर्च की है, इसलिए वो इस काम के लिए सबसे बेहतर रहेगा। टोमोए बोलती है कि लेकिन आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। मकोतो बोलता है कि मैं ये उस एडवेंचर की यादों की वजह से कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना चाहता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी यादें लाया हूँ। और ये देखकर टोमोए काफी खुश होती है और वो मियो को भी अपनी कुछ यादें देता है जो कि उसे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये देखकर मियो काफी खुश होती है और वो दोनों मकोतो को जाने की परमिशन दे देते हैं। टोमोए कहती है जब तक आप यहाँ पर वापस आएंगे तो मैं आपके लिए कुछ नए निवासी भी खोज लूंगी, और वो जंगल के ओगर हैं। मकोतो उन सभी को बाय बोलता है और वो उस शहर में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तभी उसे देवी की आवाज आती है और वो कहीं दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और हमें पता चलता है दो राज्यों की अहम फौज और ग्लूटोनिया के हीरोज डीमन से फाइट कर रहे हैं, और उस जंग के बीच में देवी ने मकोतो को वहाँ भेज दिया है। टोमोए काफी शौक होती है और बोलती है कि नवाब साहब कहाँ गए। सिगी बताता है कि वो अचानक से ही गायब हो गए। अब हम मकोतो को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अचानक से मकोतो के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी कुछ उंगलियां कट जाती है और वो लड़की सच में काफी पावरफुल है। मकोतो सोचता है कि ये कौन है और मैं कहाँ पर हूँ। वो लड़का बोलता है कि ये तो डेमी ह्यूमन है, देवी ने इसे चुना है। देवी का नाम सुनकर मकोतो सब समझ जाता है और बोलता है ये इस देवी का काम है। मकोतो टेलीपैथी का यूज करके टोमोए और मियो से बात करता है, लेकिन उन्हें मकोतो की आवाज नहीं आती। अब वो लड़की मकोतो के ऊपर अटैक करती है, वो उससे बच जाता है, लेकिन उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मकोतो का काय भी उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता, और क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी है इसलिए मकोतो अपनी पावर का यूज भी नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ उसका तीर कमान है जिसे वो यूज कर सकता है। मकोतो बोलता है कि तुम कौन हो और मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। वो बताती है कि हम डीमन किंग की तरफ से फाइट कर रहे हैं, इसलिए तुम हमारे दुश्मन हो। मकोतो अपने काय का यूज करता है और उसे पता चलता है कि पहाड़ की ओर एक बहुत बड़ी सेना है। वो लड़का बोलता है कि तुम डीमन किंग की सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, इसलिए हमें तुम्हें खत्म करना होगा। अब वो लड़की मकोतो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मकोतो अपने फायर ग्रेड से उसके ऊपर अटैक करता है और अपने काय का यूज करके वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने काफी सारी दीवार आ जाती है। मकोतो भाग रहा था लेकिन उसकी फायर ग्रेड अब भी उनके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाते हैं। वो मकोतो को पीछे जाती है और उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से मकोतो का कवच भी टूट जाता है, और इस मौके का फायदा उठाकर वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन डोफ ने जो कवच बनाया था उसकी वजह से मकोतो बच जाता है। वो लड़की बोलती है शायद देवी इसकी रक्षा कर रही है, इसलिए वो हर बार बच रहा है। इतना बोलकर वो एक रिंग पहनती है और बोलती है कि देवी का कवच अब हट चुका है। मकोतो बोलता है तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, वो देवी मेरी कुछ रक्षा वक्षा नहीं कर रही है। वो लड़का बोलता है देवी तुम्हारी रक्षा नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम्हारे चारों ओर देवी की एक रोशनी थी। मकोतो बोलता है ये तो मैं भी नहीं जानता, जो भी हो मेरे पास तुमसे लड़ने की कोई वजह नहीं है। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसका नाम सोफिया पोल्क है जो कि एक ड्रैगन शिकारी है, और इसका नाम लेंसर है। अच्छा ये बताओ सोफिया पोल्क की फाइट अगर टोमोए से करवा दे तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, कमेंट में जरूर बताना। अब मकोतो उन्हें अपना नाम बताता है। वो कहती है अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर वो दोनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये देखकर मकोतो अपनी रिंग निकालता है और बोलते हैं कि मेरे कई बार मना करने के बाद भी तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे। इतना बोलकर वो अपनी पावर अप करता है और बोलता है अब इसका अंजाम भुगतो। मकोतो की पावर देखकर वो दोनों काफी शौक होते हैं और मकोतो दोबारा अपने काय का यूज करता है और एक तीर निकालकर उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। सोफिया और लेंसर उसके अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाते, और ये देखकर वो काफी शौक होते हैं और बोलते हैं कि ये तो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। सोफिया से कहता है कि अपनी तलवार की पावर मुझे दो। अब मकोतो अपने वेटर एरो का यूज करता है। लेंसर बोलता है कि पानी को रोकने में तो मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि मकोतो की मैजिक पावर उसके ऊपर भारी पड़ती है। अब सोफिया अचानक से मकोतो पर अटैक करती है, लेकिन मकोतो उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। अब जरा ये देखो, खैर छोड़ो, अब हम सोफिया को देखते हैं जो कि मकोतो को पकड़कर आसमान में ले जाती है और नीचे काफी सारी निकोली स्वॉर्ड बनाकर उसे ऊपर से छोड़
तोड़ देती है और ये देखकर मकुतो अपने फायर एरो का यूज करता है, सभी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। अब हम लैंसर को देखते हैं, वो पूछते हैं कि तुमने उसे खत्म कर दिया। सोफिया हाँ बोलती है और कहती है हमें डीमन की सेना को इशारा करना होगा। तो ये बोल ही रही थी, लेकिन तभी आसमान की ओर से हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है और हम मकुतो को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक पावर का यूज करके उनके ऊपर अटैक करता है और खुद वहाँ से गायब हो जाता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन सोफिया और लैंसर फिर भी उससे बच जाते हैं। लैंसर कहता है कि उसका एक पैर टूट गया है। सोफिया पूछती है कि वो मर तो गया होगा ना। अब अगले दिन जब मकुतो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि टोमोए और मियो उसके पास लेटे हुए हैं। मकुतो देखता है कि उसकी उंगलियां बिल्कुल ठीक है। वो टोमोए और मियो को सारी बात बताता है। सिगी बताता है कि वो देवी ने जानबूझकर उसे युद्ध में भेजा था कि वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके डीमन से लड़ सके। अब ये सुनकर मियो काफी गुस्सा होती है। मकुतो उसे शांत करता है और बोलता है कि ये मेरी ही गलती थी, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि मैजिक पावर की कुछ बेसिक सीखने के बाद चीजें थोड़ी बदल जाएंगी और इसलिए मैंने सिगी के साथ अकेडमी जाने के बारे में सोचा है। टोमोए कहती है कि हमें भी आपके साथ चलना चाहिए क्योंकि वो देवी दोबारा भी आपके साथ कुछ गलत कर सकती है, लेकिन मकुतो बोलता है कि तुम दोनों मेरे खास हथियार हो, इसलिए मैं तुम्हें और मियो को उस देवी से छुपा कर रखूंगा और मुझे यकीन है कि उस देवी ने सिगी को देख लिया होगा, इसलिए सिगी और मैं आपसे साथ सफर करेंगे। अब टोमोए मकुतो को अपनी फ्रैगमेंट से मिलवाती है, जिसे देखकर मकुतो काफी शौक होता है और बोलता है कि ये बच गई थी। टोमोए कहती है कि ये एक दूसरी फ्रैगमेंट है और इसे बनाने के लिए मैंने आपकी शक्ति का यूज किया है जो कि उस रिंग में थी, ताकि दोबारा कुछ ऐसा गलत ना हो। मकुतो उसका नाम कोमोए रख देता है। टोमोए बोलती है क्योंकि ये आपकी शक्तियों से बनी है तो ये आपकी बेटी हुई ना, इसलिए वो मकुतो को पिताजी बोलती है। और ये सुनकर मियो काफी गुस्सा होती है और उनमें फाइट होने लगती है। अब अगले सीन में हम लिजर्डमैन और ओर को देखते हैं जो कि ओगर को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। अब अगले सीन में हम लोग एल्को को देखते हैं जो कि एडवेंचर को मायावी शहर घुमाने के लिए ले जाती है। मकुतो बोलते हैं कि मायावी शहर की शुरुआत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है, सीगे में भी हमारी दुकान खुल गई है। हम एक एडवेंचर को देखते हैं जहाँ पर डॉर्फ उसकी स्वॉर्ड ले लेता है और बोलता है कि इसकी हालत तो बहुत खराब है। अब ये बहुत ही दुर्लभ धातुओं से बनी है और कोई भी एरा गैरा इस स्वॉर्ड को ठीक नहीं कर सकता। अब वो डॉर्फ उसकी स्वॉर्ड को ठीक करता है और मियो उसे चेक करती है और जब वो एडवेंचर उसे लेता है तो उसके सिर्फ छूने से ही उसे चोट लग जाती है। तब एक्वा कुछ पोषण को उसकी ओर फेंकती है और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ही महंगी होगी। वो कहती है कि नहीं, ये सिर्फ एक गोल्ड कॉइन की है और ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और डॉर्फ बोलता है कि हम डोविन के हथियार भी बेचते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब वहाँ पर हम टोवा और उसकी टोली को देखते हैं जो कि उसकी दुकान में चले जाते हैं और ये सब रिब्रेंड भी देख रहा था। उसका बटलर बोलता है कि उन्होंने हमारी तरह ही एक दुकान खोली है। अब हमें पता चलता है कि उस एडवेंचर को टोमोए ही यहाँ पर लेकर आई थी ताकि इससे लोग इकट्ठे हो जाएं और उसका कुछ सामान बिक सके। अब हमें पता चलता है कि उस देवी ने मकुतो को जिस जगह पर भेजा था वहाँ पर इंसानों और डीमंस दोनों तरफ के लोग ही मारे गए और मकुतो बताता है कि उसकी दुनिया के भी तो और लोग वहाँ पर मौजूद थे जो कि यहाँ के हीरोज हैं। मकुतो सोचते है कि वो उनसे इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। मकुतो ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एमा आती है और बोलती है कि जश्न की तैयारी हो चुकी है। मकुतो याद करता है कि एमा से मिलने के बाद ही सबकी शुरुआत हुई। उसने सिन को हराया और वो मियो से मिला। उसने ड्रोफ और रिनोन की भी मदद की। वो रिब्रेंड से मिला, ओगर की मदद की, लीच को गुलाम बनाया। वो सभी चीजों के बारे में सोचता है। तभी सिग्गी टेलीपैथी का यूज करके मकुतो को बुलाता है और बोलता है कि यहाँ पर कुछ परेशानी है। तभी टोमोए भी टेलीपैथी का यूज करके मकुतो से बोलती है कि मियो मेरे ऐतिहासिक नाटक देखने की कोशिश कर रही है। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। सीजन 2 की स्टार्टिंग में हम लोग मकुतो को देखते हैं जहाँ पर वो रोजगार्ड एकेडमी चला जाता है। वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का तो यूज करना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो देवी उन्हें ढूंढ लेती। सिगी बोलता है कि हमें रहने के लिए एक कमरे का बंदोबस्त करना होगा और वो मकुतो को खाने का बंदोबस्त करने को बोलता है। मकुतो कहता है इसमें बंदोबस्त की क्या जरूरत है, हम तो कहीं भी रुक सकते हैं। सिगी हैरान होता है और बोलता है आप ही बताइए कि मैं टोमोए और मियो को क्या जवाब दूंगा। सीन चेंज होता है और हम मियो को देखते हैं जहाँ पर वो मकुतो के लिए एक बढ़िया डिश बनाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बनाए हुए खाने को सबको खिला दिया और इनकी ये हालत हो गई। टोमोए कहती है कि नवाब साहब ये नहीं खा सकते, उन्हें खाना बनाना सीखना होगा। टोमोए बोलती है कि मुझे दिखाओ कि ये ब्रेड कैसे पकता है। मियो बोलती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसे बस धीमी आंच पे पकाना है। ये धीमी आंच है। हम मकुतो को देखते हैं जो कि एक होटल में खाना खा रहा था। मकुतो बोलते है कि ये स्लाइम से बना हुआ है ना। वो बंदा हाँ बोलता है और कहता है कि मैंने गिल्ड में शिकार करने की इजाजत मांगी है और अगर तुम एक एडवेंचर हो तो क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो।
हो? तो बोलता है कि वैसे तो मैं एक एडवेंचर हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर व्यापार ही करता हूँ और उसके सिलसिले में ही मैं सीगे से रोजगार आया हूँ। मकूतो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं। अब मकूतो शहर में घूम रहा था, लेकिन सब लोग उसे बुरा बोलते हैं और कहते हैं कि इसकी शक्ल तो बहुत बुरी है, ये जरूर एक अर्धमाना होगा, ये इंसान नहीं हो सकता। मकूतो गिर जाता है और अपना एडवेंचर कार्ड देता है। वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि तुमने एक स्पेशल काम पूरा किया है, जबकि तुम लेवल 1 और रैंक ई पर हो। ये सुनकर सभी लोग काफी शौक होते हैं। मकूतो मिशन देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि मून ऑफ द रूइंस हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत लोगों को मार दिया। वो लड़की बोलती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, देवी हमारी मदद क्यों नहीं कर रही। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में मकूतो कहीं जा रहा था, लेकिन उसका कोई पीछा कर रहा था, क्योंकि मकूतो ने गिल्ड में एक गोल्ड कॉइन दिया था। अब हम उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मकूतो आता है और उन सभी को ठिकाने लगा देता है। वो लड़की बोलती है तुम एक अर्धमानव हो, इसलिए तुम हमारी मदद कर रहे हो। मकूतो बोलता है कि मैं ऐसा देखता हूँ, लेकिन मैं एक इंसान ही हूँ। मकूतो उसे हील करता है और उसे याद आता है कि ये पावर जो सुकियुमी ने दी थी। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मेरा नाम साना है, मैं तपा गाँव की रहने वाली हूँ और ये है एडो, एक वेयरवुल्फ। मकूतो उसकी मदद करता है और बोलता है कि ये बताओ क्या सच में तुम्हारा विलेज मुसीबत में है? साना हाँ बोलती है और कहती है कि उन्होंने हमें सबक सिखाने के लिए विलेज के सबसे पावरफुल एडवेंचर को मार दिया और विलेज वाले इससे बहुत डरे हुए हैं। वो अपना सारा सामान उन्हें देने की सोच रहे हैं। मकूतो बोलते है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विलेज चलूंगा। तो कहाँ पर है? साना बोलती है कि हमारा विलेज उन पहाड़ों के पास है और वहाँ पहुँचने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अरे मैं हूँ ना। इतना बोलकर मकूतो उन दोनों को उठाता है और वहाँ से नीचे कूद जाता है। साना पूछती है कि सच बताओ आखिर तुम हो कौन? मैं एक व्यापारी हूँ। अब अगले सीन में मकूतो उनके विलेज चला जाता है। साना विलेज वालों को सब कुछ बताने के लिए चली जाती है और मकूतो वुल से बात करने लगता है। मकूतो काय का यूज करता है और उसे पता चलता है कि उन लोगों ने फिर से बहुत लोगों को मार दिया और ये देखकर वो वुल काफी शौक होता है और बोलता है कि सच बताओ तुम कौन हो? मकूतो बोलता है कि मैं एक आम व्यापारी हूँ। मकूतो महसूस करता है कि वो लोग वहाँ पर हैं और ये देखकर वो उनके पास चला जाता है। अब हम न्यू को देखते हैं जहाँ पर बोलती है कि मैंने खाने के लिए सबसे बेहतरीन मीट और सब्जी चुने थे, लेकिन फिर भी इनका ये हाल हो गया। वो बोलती है इसे खाने के बाद मेरा मुंह के अंदर जख्म हो गए। मियो बोलती है लेकिन इन्हें मैंने यहीं से तोड़ा है। आगे बताती है कि ये घास जानलेवा है और ये अपने शिकार को काट कर मारती है। मियो कहती है लेकिन मेरे मांस वाला खाना बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो मांस काटता ही नहीं और सभी प्रजाति के सबसे ताकतवर योद्धा वहीं पर मर जाते हैं। मियो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है? मैंने ध्यान में रखते हुए वही पकवान बनाए हैं जो कि मैंने नवाब साहब के साथ खाए थे। वो बताती है कि अच्छी सामग्री डालने से खाना अच्छा नहीं बनता और यहाँ पर हर प्रजाति को अलग अलग स्वाद और अलग अलग खाना होता है और कच्ची चीजें खाता है और लिजर्ड मैन को नमकीन खाना पसंद है और ओगर केले पसंद करते हैं। अब ये सुनकर नीव बोलती है कि खाना बनाना ये तो सच में बहुत मुश्किल काम है। टोमोए कहती है और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री उसके बारे में जानने के लिए तुम पूरी दुनिया घूमेगी। तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? अब ये सुनकर मियो काफी खुश होती है। अब सीन चेंज होता है और हम उन गुंडों को देखते हैं जहाँ पर आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी मकूतो अपने काय का यूज करता है और उस काय की वजह से कोई बोल या सुन नहीं सकता। देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। मकूतो बोलता है कि मैंने उनकी जान नहीं ली है, ये तो बस बेहोश है। अब वो अपने फायर का यूज करता है और उनके ऊपर अटैक करता है और उसकी अटैक की वजह से उन सबकी हालत काफी बुरी हो जाती है। और जब थाना और विलेज के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इनकी हालत बहुत बुरी है और ये देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं। हम मकूतो को देखते हैं जो कि सिगी के साथ घूम रहा था। मकूतो पूछते हैं कि तुमने हमारे रहने का बंदोबस्त कर लिया? सिगी हाँ बोलता है और बताता है कि एक रात के 3 गोल्ड कॉइन है। सिगी बताता है कि मैंने सुना है जो हीरोज होते हैं उनके लिए किंगडम की सारी चीजें फ्री होती हैं और उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी भी होती है। हीरोज का नाम सुनकर मकूतो को याद आता है कि मेरे साथ देवी ने कुछ और हीरोज को भेजा था और मुझे जिस जंग में भेजा गया था वो भी उसी जंग में होंगे और मैं नहीं जानता कि मेरा सामना उनसे कब होगा और ये दोनों वही हीरोज हैं। अब सीन चेंज होता है और हम मकूतो की पिछली लाइफ को देखते हैं। उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम ओटोनासी है। तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। मकूतो के जाने के बाद ओटोनासी उसके बारे में सोचती है और बोलती है कि मुझे इससे जलन हो रही है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की है, लेकिन फिर भी मुझे हर जगह जीत ही मिलती है और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी काम में अपनी पूरी जान लगा दूं तो मुझे कोई हरा पाएगा। मुझे हर चीज बहुत ही आसानी से मिल जाती है। मेरी लाइफ बहुत ही
आसान है, बोरिंग भी, लेकिन अचानक से वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होती है। देवी बताती है कि वो दूसरी दुनिया की देवी है और जिस दुनिया की वो रक्षा करती है वहाँ पर डीमंस की हुकूमत बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं और एक और बंदे को अपनी दुनिया में हीरोज बनाकर भेजने वाली हूँ, वहाँ पर तुम इंसानों को डीमन से बचाओगे और इसके लिए मैं जितनी पावर्स तुम्हें दे सकती हूँ वो दूंगी। ऑटोनासी मना करती है और बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी दुनिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। देवी कहती है कि तुम सच में मना कर रही हो, मैं एक ऐसी रोमांचक जिंदगी छोड़ना चाहती हूँ जहाँ पर तुम्हें अपनी जिंदगी का खतरा हो, एक साथी जिस पे तुम भरोसा कर सको। ऑटोनासी मान जाती है। देवी उसे बहुत सारी मैजिक पावर्स देती है और एक खजाना भी। इसके बाद वो उसे उस दुनिया में भेज देती है। हम एक किंगडम को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा राजा के पास आता है और बोलता है हीरो यहाँ पर आ चुका है। राजा बोलता है कि मैंने ये मान लिया था कि देवी ने हमसे पूरी तरह से मुंह फेर लिया है, लेकिन हमारा किंगडम डीमंस की सेना से जरूर आजाद होगा। अब हम ऑटोनासी को देखते हैं जहाँ पर वो किंगडम में समन हो जाती है, लेकिन मकुतो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसे दुनिया के दूसरे छोर पर फेंक दिया था। ऑटोनासी को वहाँ पर काफी सारे दिन बीत जाते हैं और उसे पता चलता है कि डीमंस को उस जगह पर खदेड़ दिया था, लेकिन कुछ सालों से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं और पास के किंगडम पर उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारा और पास वाला किंगडम अभी भी उससे लड़ रहे हैं। ऑटोनासी को पता चलता है कि ब्रिटेनिया का भी एक हीरो है और वो दोनों नेशन साथ में काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका दुश्मन एक ही है, लेकिन जैसे ही ये लड़ाई खत्म होती है दोनों किंगडम में आपस में प्रॉब्लम हो सकती है। हमें पता चलता है कि देवी ने जो खजाना दिया था उसके अंदर एक पवित्र वुल्फ था और कल ऑटोनासी को अपने लिए टीममेट सिलेक्ट करने हैं और किंग ने पहले ही कोर्टमेट वुडो और नाइट वॉर्डर को उसके लिए सजेस्ट किया था। अगले दिन हम नेवन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे डोवर के नाम से भी जाना जाता है। उसे ऑटोनासी को देखकर लगता है कि वो बैटल नहीं कर सकती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कोर्टमेट वुडो आकर उसे रोकने लगता है। ऑटोनासी उसे देखकर पहचान लेती है कि वो वहाँ की सबसे पावरफुल लड़की है। वो उससे स्वॉर्ड चलाना सीखना चाहती है और साथ ही उसका पार्टनर बनना चाहती है जो कि बैटल में उसके साथ जाए, लेकिन नेवल मना करती है और कहती है कि वो किसी ऐसे पर भरोसा नहीं कर सकती जिसे स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आता। लेकिन ऑटोनासी बोलती है तुम सिर्फ डीमंस को मारना चाहती हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो तुम जितने चाहे उतने डीमंस को मार सकती हो। ये सुनकर नेवल उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो लोग बॉर्डर के लोरे पर प्रीस्ट का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें एस्कॉर्ट करने का मिशन दिया गया है। लेकिन रास्ते में कुछ माना ईटिंग मोस्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वो एक बैरियर को बना लेते हैं और उन कोवार्ड्स को मारने लगते हैं। ऑटोनासी ने कभी भी किसी की जान नहीं ली है, इसलिए वो उन्हें मारने में हिचकिचाने लगती है। उसी मौके का फायदा उठाकर एक कोवार्ड्स अपने साथियों को बुला लेता है, जो देखकर ऑटोनासी को पछतावा होता है कि उसकी वजह से उसके सारे साथी मुसीबत में पड़ गए। वो सभी कोवार्ड्स को मारने लगती है। अब वो सब मिलकर सारे मोस्टर को खत्म कर देते हैं। प्रीस्ट कहती है कि वो लोरे की पुजारी है और वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती है। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि अगर उसने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया तो लोलर किंगडम के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन तभी जिया अपने बालों को काट लेती है और बोलती है अगर तुमने मुझे अपनी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने दिया तो लोरेल को लगेगा कि उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब वो लोग जिया को पार्टी का मेंबर बना लेते हैं, जिसके बाद वो एक साथ मिलकर काफी सारे डीमंस को हराते हैं। लेकिन फिर उनका मियो से सामना होता है, जो कि उस वक्त अपनी स्पाइडर फॉर्म में थी। उनका कोई भी अटैक मियो पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि मियो की स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड थी कि सारे अटैक मियो के सामने फेल हो जाते हैं। नेवल उसके ऊपर लगातार अटैक करती है और उसकी वजह से उसका एक पैर कट जाता है, लेकिन मियो बहुत ही जल्दी रिजनरेट हो जाती है और उन सभी को काफी बुरी तरीके से हरा देती है। और अब बस ऑटोनासी बची थी। वो अटैक के दौरान मियो की एक आंख को घायल कर देती है, लेकिन फिर भी मियो उसे हरा देती है। और अगले सीन में जब ऑटोनासी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बाकी सभी लोग बिल्कुल ठीक है। अब हमें वापस से मकुतो के वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के एक लोंडे को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ लड़के आकर उसे बचा लेते हैं। इसका नाम टोमोगी है और इसकी लाइफ इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा बुरी थी, लेकिन तभी अचानक से देवी उसे समन कर लेती है और बताती है कि मैं दूसरी दुनिया की देवी हूँ और मेरी दुनिया में डीमंस की सेना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या तुम एक हीरो बनकर मेरी दुनिया को प्रोटेक्ट करोगे। बताती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैंने एक और हीरो को उस दुनिया में भेजा है, मैं
तुम्हें काफी सारी मैजिक पावर्स भी दूंगी। वो उसे एक पावरफुल शरीर और डीमंस की पावर को कम करने वाला मैजिक और साथ ही दूसरों की सम्मोहित करने वाली आंख और कुछ मैजिक शूज देती है जिनका यूज करके वो आसमान में भी उड़ सकता है। देवी उसे सारी पावर्स दे देती है और साथ ही एक स्पेशल चीज भी जिससे कि वो रात में अमर हो सकता है, लेकिन ये पावर सिर्फ चांद निकलने के बाद ही काम करती है। उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है। वहाँ एक लड़की आती है और बोलती है कि मेरा नाम लिली है और मैं ग्लिटोनिया की दूसरी राजकुमारी हूँ। उसे अपने साथ लेकर जाती है और एक रॉयल गार्ड से मिलवाती है, जिसे देखकर टोमोगी काफी एक्साइटेड होता है और क्योंकि उसने कभी फीमेल नाइट को नहीं देखा इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके करीब चला जाता है, जो देखकर वो नाइट काफी गुस्सा होती है। लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखती है तो वो शर्माने लगती है। अब लिली उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसके लेवल को चेक कर सके। उसे पता चलता है कि टोमोगी के पास एक मैजिकल आई है। लिली कहती है कि वो ऐसा कुछ करे कि उसके आई की पावर रॉयल फैमिली पर असर न करे। इसके बाद प्रिंसेस नासु को वहाँ पर लेकर आती है, जो कि एक एल्केमिस्ट है, और वो गोलम्स बनाती है। गोलम का नाम सुनकर टोमोगी काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों में देखती है तो नासु उसे सीधा अपने रूम में बुलाने लगती है। अब अगले दिन टोमोगी महल में घूम रहा था, लेकिन तभी वो एक लड़की को देखता है जिसके सामने एक ड्रैगन था। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम मोरा है और मैं एक ड्रैगन समनर हूँ। टोमोगी पूछते है कि तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर कैसल में ही रहती हो। मोरा बताती है कि लिली उसे यहाँ पर तब लेकर आई थी जब डीमंस ने उनके विलेज को तबाह कर दिया था। टोमोगी उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी उसकी आंख उस लड़की पर काम करने लगती है और वो सीधा उसे शादी के लिए ही प्रपोज कर देती है। टोमोगी लिली से कहता है कि वो उन तीनों लड़के के साथ अपनी एक पार्टी बनाना चाहता है। लिली बोलती है कि वो तो तुम्हें पहले से ही पसंद करते हैं तो उन्हें पार्टी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टोमोगी बोलता है कि मेरी आंख पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या तुम सब लोग मुझे सिर्फ मेरी आंख की वजह से ही पसंद करते हो। लिली कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा हीरो है, इसलिए सब लोग उसे पसंद करते हैं। उनके बीच में किस्सी किस्सी होती है और बिस्तर में थोड़ा गुलू गुलू, क्योंकि लिली डीमंस को हराने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ मकुतो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे बड़े ही जबरदस्त तरीके से उस काली मकड़ी ने मकुतो को चुना था। अब हम टोमोगी को देखते हैं जहाँ पर वो जंग से वापस आ जाता है। लिली बताती है कि अगली जंग में लिलिया किंगडम की हीरो भी तुम्हारे साथ लड़ेगी। हम नेवल को देखते हैं जहाँ पर वो ओटोनासी को डीमन से लड़ने का प्लान बता रही थी और यहाँ ओटोनासी उस हीरो से मिलना चाहती थी क्योंकि उसकी एज लगभग सेम थी और वो दोनों एक ही दुनिया से आए थे। अब अगले सीन में दोनों किंगडम की मीटिंग होती है जहाँ पर लिली बताती है किंग ऑफ आयन ने उनकी मदद के लिए योद्धा भेजे हैं, लेकिन उन्हें लोरेंट किंगडम से बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन वो बोलती है कि इसके बावजूद भी उनके योद्धा डीमन से ज्यादा है और साथ ही उनके पास गॉडेस की ब्लेसिंग भी है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। ओटोनासी बोलती है कि वो भला रात में ही क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें रात में लड़ने की आदत है। ओटोनासी पूछती है कि पिछली दुनिया में मेरी एक दोस्त एक मॉडल को पसंद करती थी, उसका नाम टोमोगी है और कहीं वो तुम तो नहीं। लेकिन ये सुनकर टोमोगी काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ, हम दोनों अलग इंसान हैं। ओटोनासी उससे माफी मांगती है, लेकिन टोमोगी उससे उसका लेवल पूछता है। टोमोगी का लेवल 630 है और ओटोनासी का 410, इसलिए अब से तुम मुझे टोमोगी कहना बंद करो और तुम मुझे टोमोगी सर बुलाओगी। अब रात के वक्त नेवल और ओटोनासी आपस में बात कर रहे थे। नेवल पूछती है कि तुम आखिर इस दुनिया में क्यों आई हो। वो बताती है कि उसका जन्म एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था, इसलिए उसे सारी चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाती थी और इसलिए वो जिंदगी में एक कोई चैलेंज भरा काम करना चाहती थी। नेवल बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम पहले एक कोवर्ट को भी नहीं मार पाती थी, सीधा वॉर में ही जा रही हो। टोमोगी गॉडेस से ब्लेसिंग मांगता है, जिसके बाद हम लोग डीमंस को देखते हैं जहाँ पर उनके कमांडर को पता चलता है उनके ऊपर जल्दी अटैक होने वाला है। अब उनकी फाइट शुरू हो जाती है और ओटोनासी को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि वो डीमंस को बहुत ही आसानी से हरा रहे थे। अब वो लोग डीमंस के कैसल में पहुंच जाते हैं और तभी डीमंस की कमांडर एक मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी फौज ही खत्म हो जाती है। लेकिन टोमोगी के पास उसके मैजिकल शूज थे, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ जाता है और बच जाता है। वो डीमंस टोमोगी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके उससे बच जाता है और यहाँ पर ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। अभी मोरा अचानक से एक ड्रैगन को समन करती है, जिसके बाद वो लोग कैसल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक डीमन आता है और असल में वो डीमन का सेनापति होता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन टोमोगी अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट जाता है और तभी ओटोनासी भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो काफी आसानी से उससे बच जाता है और वो बहुत ही जल्दी रिजनरेट हो जाता है। इसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। वो एक रिंग का यूज करता है
जिसकी वजह से देवी की पावर्स वहाँ काम नहीं करेंगी। हम देखते हैं कि टोमोगी की कमजोरी होने लगती है। डीमंस बताता है कि इस रिंग की वजह से देवी की शक्ति यहाँ काम नहीं करेगी। ये सुनकर टोमोगी काफी शौक होता है और सोचता है कि अभी मुझ पर अटैक हुआ तो मैं मर जाऊंगा। इतना बोलकर वो सबसे वहाँ से जाने को बोलता है। ओटोनाशी बोलती है कि हम इतनी दूर आकर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। टोमोगी वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओटोनाशी वहीं पर रुककर इस डीमन से फाइट करने लगती है और उसके साथ उसके सारे दोस्त भी होते हैं। और ये सब चीज देवी ऊपर से देख रही थी। वो बोलती है कि डीमंस इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं, जबकि मैंने उनके लिए 2 हीरोज भी भेजे थे। लेकिन तभी वो मकोतो को देखती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इसके आगे का सीन तो तुम्हें पता ही होगा। हम ओटोनाशी को देखते हैं जहाँ पर उन्हें डीमन से लड़ते हुए बहुत टाइम बीत जाता है, लेकिन वो अब भी उससे लड़ रही थी। लेकिन वो डीमंस काफी आसानी से सब लोगों को हरा रहा था। हम उस डीमन लड़की को देखते हैं। वो बोलती है कि वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। सोफिया बोलती है कि यहाँ सब ठीक है, लेकिन तभी वो देवी की रोशनी को देखती है और ये सब ओटोनाशी भी देख रही थी, जिसे देखकर वो उनसे दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब हम मकोतो को देखते हैं जहाँ पर वो उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। सोफिया उसके ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ ओटोनाशी काफी अच्छे से डीमन से लड़ रही थी, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाती। तभी नेवल पीछे जाती है और स्वॉर्ड में मैजिक भर देती है। वो लड़का उसे फूल का एक पत्ता देता है और उसे लेते ही नेवल की पावर अचानक से बढ़ जाती है और वो सीधा जाकर डीमन के ऊपर अटैक कर देती है। और एक अटैक में वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है और वो रिजनरेट भी नहीं हो पाता। तभी नेवल उसके एक हाथ को काट देती है। इसे देखकर वो डीमन काफी शौक होता है और बोलता है कि मैं काफी हैरान हूँ, इस दुनिया में तुम्हारे पास ऐसा मैजिक भी है। नेवल उसके सर पर वार करती है। तभी डीमन बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस जंग में मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। इतना बोलकर वो अपनी पावर अप करता है। ये देखकर नेवल कुछ इशारा करती है और पोर्ट में वुडी अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से सबको ले जाने लगता है। ओटोनाशी बोलती है कि अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते। नेवल अब भी उनसे लड़ रही है। वुडी बोलते है कि वो फ्लावर ऑफ मैजिक इस्तेमाल कर रही थी। इससे लोग पावरफुल तो होते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाला भी मर जाता है। हम नेवल को देखते हैं जहाँ पर वो डीमन के ऊपर अपने पूरी पावर से अटैक करती है। यहीं पर नेवल की डेथ हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम टोमोई को देखते हैं जहाँ पर उसे पछतावा हो रहा था। उसे ओटोनाशी के साथ मिलकर वहाँ पर लड़ना चाहिए था, लेकिन लिली बोलती है कि तुम्हारा जिंदा रहना गिल्टोनिया के लोगों को ताकत देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन अब भी जिंदा होता है। वो लड़की बताती है कि सोफिया हार गई है क्योंकि इसे देवी ने समन किया होगा। वो सच में काफी पावरफुल होगा। इसी दौरान मियो और टोमोई मकोतो को हील कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे कितने मिनट की वीडियो बनानी चाहिए, 10 मिनट की या फिर 20 मिनट की या फिर 30 मिनट या फिर एक पूरा सीजन। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियो अच्छा खाना बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीजों को ढूंढ रही थी और यहाँ पर टोमोई उस जगह को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। इस जगह पर मकोतो की फाइट हुई थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो जगह अब एक झील बन चुकी है। मकोतो को देखते हैं जहाँ पर वो रोजगार्ड एकेडमी पहुंच जाता है। तो वो गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन मकोतो बोलता है क्या तुम हम पर अटैक नहीं करोगे, हवा में उड़ने से क्या ही मिलेगा। सीगी उन्हें फेंक देता है और काम करती हूँ। वो तो बोलता है ठीक है हम वहाँ पर एक बार जरूर आएंगे। अब हम उन लड़कों को देखते हैं यहाँ पर उनकी शक्ति खत्म हो जाती है और वो नीचे गिरने ही लगते हैं, लेकिन तभी सिगी उन्हें बचा लेता है। अब वो दोनों है, लेकिन सिगी बोलता है आप जो एग्जाम देने वाले हैं वो स्टूडेंट बनने के लिए नहीं है, वो तो एक टीचर एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम है। में साफ लिखा है कि ये एग्जाम टीचर बनने के लिए है। और ये सुनकर मकोतो को काफी बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो एग्जाम देने के लिए चला जाता है। मकोतो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक टीचर बनने का एग्जाम है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट बोलता है इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आजकल काफी सारे लोग हैं जो दूसरी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जबकि हमने इसमें साफ लिखा है कि ये एग्जाम सिर्फ टीचर बनने के लिए है। चाह रहे हो कि किसी है और वो उसकी लाइफ फोर्स को निकालने लगता है, लेकिन मकोतो उसे रोक लेता है और उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि इसके व्यवहार के लिए मुझे माफ करना। वो मकोतो का एग्जाम देखती है जो कि जनरल टेस्ट का एग्जाम है। पूछती है कि आप अपना एग्जाम कैसा देना चाहोगे,
होती है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम लोग हैं इस एग्जाम को पास करते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे। मकूतो सोचता है अबे ये टेस्ट तो मुझे देना है ना, तो मुझसे भी तो पूछ ले। अगले सीन में एग्जामिनर सबको बताता है कि ये टेस्ट 3 दिनों तक चलेगा और आपको सारे इक्विपमेंट दे दिए गए हैं, इस्तेमाल करें जब किसी को वापस आना हो, और घंटे का इस्तेमाल तब करना जब आपको हार माननी हो। एग्जामिनर बताता है कि हम आपको हथियार भी दे देंगे, लेकिन आपको खाने का इंतजाम खुद करना होगा। वो बोलता है टेस्टिंग एरिया में मॉशर भी होते हैं, तो जरा संभल कर रहना, और जो टेस्ट की शर्तें पूरी करेगा वो एग्जाम पास कर लेगा। और नीली और पीली इन्हें पकड़कर अकेडमी में वापस आना है, और जो ऐसा कर लेगा वो एग्जाम पास हो जाएगा। इन्हें पकड़ने के नियम आपको दिए गए आइटम्स में मिल जाएंगे। अब मकूतो टेस्टिंग एरिया में पहुंच जाता है। गलती हो गई। मकूतो पूछता है कि तुम एग्जामिनर को निशाना बना रहे हो? वो बंदा हाँ बोलता है और बताता है कि वो बाकी लोग कब के चले गए, मुझे यहाँ सिर्फ डराने के लिए भेजा गया है, कैसे जाऊंगा? अरे उसकी टेंशन मत लो, वो तो मैं अभी कर दूंगा। इतना बोलकर मकूतो उसके एक लात मारता है, वापस से बॉल पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता क्योंकि वो अपने शरीर से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके शरीर से हर वक्त माना निकलता रहता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो नाइफ से अटैक कर सकता है। मतलब था एक ही रंग की 3 बॉल ले, तो तीनों रंग की अलग अलग बॉल लेकर आए हैं, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब अगले सीन में मकूतो होटल में चला जाता है और सिगी खुश होता है। अब मकूतो बोलता है कि अभी हमारे पास काफी वक्त है, तो क्या हम उस लड़की के रेस्टोरेंट में चल सकते हैं? हाँ बोलता है। अब सीन चेंज होता है और हम उसी एग्जामिनर को देखते हैं। वो बोलता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस बार तो किसी का एग्जाम में पास होना ही नहीं था। लड़की बोलती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? दरअसल इस बार हमसे किसी ने गुजारिश की थी, कहा था कि प्रैक्टिकल स्किल वाले बहुत सारे टीचर हैं, इसीलिए इस एग्जाम को थोड़ा मुश्किल बनाना था। लेकिन फिर भी देखो, ये तो यकीन नहीं हो रहा कि वो तीनों रंग की बॉलें एक साथ लेकर आ गया। अच्छा ये तो बहुत ही दिलचस्प बात। वो मकूतो को देखते हैं, वो खाना खाकर अकेडमी में चला जाता है। उसे पता चलता है कि वो अकेडमी के अंदर व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन बाहर कर सकता है। यहाँ पर काफी सारे टीचर्स काम कर रहे हैं और हर एक स्टूडेंट पर अब अपना काम अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मकूतो बोलता है कि मैं सिर्फ 10 स्टूडेंट को ही पढ़ाऊं। ब्राइट को पता चलता है कि मकूतो स्पेशल स्किल की क्लास लेने वाला है, वो उन्हें मैजिक सिखाएगा। ब्राइट बताता है कि मैं थ्योरी क्लासेस पढ़ाता हूँ और साथ ही लड़ाई करने की तकनीक भी, और मैं जिन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ उनमें से मैं 10 स्टूडेंट को आपके पास भेज दूंगा। मकूतो उसे शुक्रिया बोलता है। ब्राइट बताता है कि इस साल अकेडमी में काफी तरह के मैजिक आते हैं। मकूतो समझ जाता है कि ये वही स्टूडेंट है। वो बोलता है कि मैंने सुना है आपके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं, मैं उन्हें देखना चाहूंगा। मकूतो लाइब्रेरी चला जा कर सकती हूँ। मकूतो बोलता है ठीक है, क्या मुझे जादुई मंत्री किताबें मिल सकती हैं? वो लड़की बोलती है आपको किताबों की क्या जरूरत? इतना बोलकर वो है कि आपने तुरंत एक मैजिक कवच बना लिया, अब तो खुद एक मैजिशियन हो। मकूतो बोलता है कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, इसलिए मुझे हर एक टीचर का नाम पता है। मकूतो बोलता है कि अकेडमी में तो बहुत सारे टीचर्स हैं और तुम्हें हर एक न्यू टीचर का नाम पता है, ये बात है। लूरिया मुझे अपनी बड़ी बहन के बारे में कुछ बताना चाहती थी। तभी तो दोनों के चेहरे मिलते हैं, लेकिन इनका सामान तो एकदम उल्टा है। वो गुस्सा होती है और बोलती है ये तुम क्या देख रहे हो? अब वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसका नाम आइबा है। अब सीन चेंज होता है और हम मियो को देखते हैं जहाँ पर वो खाना बनाना सीख रही थी, और इसके लिए उसने कुछ पैसे भी दिए हैं, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक किनाइफ चलाती है, इसलिए वो पहले उसे किनाइफ चलाना ही सिखाती है। वो बोलता है अगर मैं उनसे प्यार से बात करूंगा तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। तभी वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं। लेकिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलते हैं कि हम लोग शहर में अपनी एक दुकान खोलने वाले। सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। अब मकूतो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं एक व्यापारी हूँ। मकूतो को देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ये हम कहाँ फंस गए, इसका चेहरा तो बहुत भद्दा है। मकूतो बोलता है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा, तुम बताओ लड़के सभी मैजिक पर तुम्हारी पकड़ कैसी है? मैं हवा को काफी सारा माना महसूस होता है, जबकि उन्हें मकूतो के अंदर कोई भी माना महसूस नहीं होता। सिगी मकूतो पर अटैक करता है, लेकिन मकूतो काफी आसानी से बच जाता है। सिगी उसे ठीक करता है और ये देखकर वो लड़की शर्मा जाती है, और यहाँ पर लड़का काफी खुश होता है और बोलता है कि मुझे पहली बार ऐसा कोई मिला है जिसे मैं टीचर कह सकता हूँ। सीन चेंज होता है और हम टोमोए को देखते हैं। वो पूछती है जब यहाँ पर जंग हुई थी तो तुम भी तो यहाँ पर थे, बताओ जंग के मैदान में क्या हुआ था? वो बताता है कि हम सभी को सजा दी जा रही थी, इंसानों ने डीमन से फाइट की, इसलिए वो इंसानों को सजा दे रहे थे। क्या तुम देवी की बात कर रहे हो? वो बोलता है कि नहीं, देवी तो इंसानों पर दया दिखाती है। जब हम इंसान रास्ते से भटक जाते हैं तो हमें कौन सजा देता है? वो काम इस जादूगर का है जो नीले और लाल कपड़े पहना हुआ था, इसलिए उसे सजा देने वाला वो तीर चलाया, जिसकी वजह से सब कुछ ही बर्बाद हो गया और यहाँ पर एक झील बन गई। अब और वहाँ पर सिर्फ 5 नाम मित्रा है और ये रोजगार्ड अकेडमी में रहता है। इसके माँ बाप दोनों पुजारी हैं और ये थ्योरी में बहुत अच्छा है। इस बंदे का नाम सेविस है और ये शादीशुदा है, और इस लड़की का नाम एबिलिया है और इसका
उसका नाम जिन है और ये क्लास का टॉपर है जिसे तलवारबाज बनना है। इज़ुना पूछता है कि ये बताओ, आप तो बोलकर बात नहीं करते, तो पिछली फाइट में आपने जो मंत्र बोला था वो कौन सी भाषा में था? वो बताता है कि एक कॉमन भाषा है जो मैं नहीं बोल पाता। अब वो क्लास शुरू करता है और बोलता है कि ये बताओ, जब माना खत्म हो जाता है तो शरीर पर उसका क्या असर पड़ता है? इज़ुना बताता है कि सिर्फ आधा माना खत्म होने से इंसान दिमागी तौर पर थक जाता है और सारा माना खत्म होने पर आप बेहोश हो जाएंगे और हद से ज्यादा माना यूज करने से आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन हमने तो ये सब पहले ही सीख लिया था, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मकोतो बोलता है कि मैं जंग में तुम्हारे माना की पहचान करूंगा और इस जंग में तुम लोग घायल भी हो सकते हो और टेंशन मत लो, मैं भेजने के लिए मेरे पास बहुत सारा माना और ताकत भी है। देख क्या रहे हो, पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। अब अगले ही पर सभी लोग जमीन पर पड़े हुए थे और सभी लोग काफी थक जाते हैं। मकोतो को देखते हैं, वो सभी स्टूडेंट की पावर देख रहा था और बोलता है कि वो सब लोग काफी समझदार हैं और ताकतवर भी। अब सीन चेंज होता है और हम उसे असैसिन को देखते हैं। एक बंदा बोलता है, तुम किसी काम के नहीं, तुम उससे सिर्फ पिट कर नहीं आए बल्कि उसने तुम्हारी सोच भी तोड़ दी। वो बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा मुकाबला किसी ऐसे से होगा जो कि महान ड्रैगन मित्सुरुगी की खाल से बनी सोच को तोड़ देगा। वो बोलता है कि मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, जल्द से जल्द उस पार्ट टाइम टीचर को खत्म करो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मकोतो को टीचर बने हुए 2 हफ्ते बीत जाते हैं और उसने वहाँ पर एक नई दुकान भी खोली है और इसी के साथ रोज गार्ड में उसकी कंपनी की शुरुआत होती है। मकोतो इन दोनों को उस दुकान पर लगा देता है और मकोतो की यहाँ पर क्लासेस तो अच्छी चल रही थी, लेकिन लड़के बार बार उसे प्रपोज कर रही थी, आप मुझसे शादी करेंगे? और ये लड़कियां मकोतो से शादी इसलिए करना चाहती थी ताकि उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। ये देखकर मकोतो सोचता है कि यहाँ पर शादी इस तरह से होती है, लेकिन तभी वो अपनी मोम डैड का स्केच देखता है। अब अगले सीन में हम टोमोए को देखते हैं जो कि लाइम से पूछती है कि बताओ उस समुद्र की छानबीन कैसी चल रही है। लाइम कहता है कि मुझे लगता है किसी ने स्टेला के किले से पहले लाइका से जंग लड़ी थी और शायद वो ड्रैगन स्लेयर सोफिया पोल का ही थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तब क्या है, वो लोग कहते हैं कि हम यात्री हैं और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक अजीब सा हथियार देखा है। वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। टोमोए पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लिली उसे बता रही थी कि ये बेचने के लिए नहीं है। तब लिली कहती है कि मैं ग्लूटोनिया की राजकुमारी हूँ और टोमोगी हमारे किंगडम का हीरो है जिन्हें देवी ने हमें खुद सौंपा है कि आप ये स्वॉर्ड हमें दे सकती है। लेकिन टोमो मना करती है और कहती है कि मैं ये तुम्हें किसी कीमत में नहीं दूंगी, दोबारा इस पर बात मत कर। यूं कहती है कि तुम उन घास में से सबसे अच्छी घास लेकर आ सकते हो, क्या तुम इस जानवर से लड़ सकती हो जो कि हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा है? ये दूर जाकर बैठ जाती है ताकि वो उनकी फाइट देख सके, जो कि मकोतो को उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता था। और ये देखकर मियो काफी गुस्सा होती है और एक काफी पावरफुल अटैक करती है जो देखकर सभी की फट जाती है। मियो कहती है अब हमें यहाँ से निकलना होगा, इतना बोलकर वो सबको बेहोश कर देती है। तभी हिबिकी का वुल्फ उसके सामने आता है। मियो कहती है कि हम तुम्हें यहाँ खाना बनाने के लिए बुलाया है और मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम मेरी इतनी मदद तो कर ही सकती हो। लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि हम तो यहाँ हथियार लेने के लिए आए थे ताकि हम रेसलिंग फाइट के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर पाए, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है। तब मियो बोलती है कि तुम इस छोटे से कीड़े को तो हरा नहीं पाए, तो तुम वहाँ जाकर भला क्या करोगे? तुम्हें मोस्टर का खाना बनना है क्या? हिबिकी कहती है कि हमें खुद को ताकतवर करके किसी भी हालत में वहाँ पर जाना होगा। तब डोफ बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम तुम्हारे लिए हथियार बनाएंगे जिनका इस्तेमाल तुम बैट्समैन की लड़ाई में कर सकती हो, इसकी कीमत तुम बाद में चुका देना। और हथियार बनने में हमें 3 दिन लेंगे और रात को ट्रेनिंग के दौरान क्या तुम मियो को खाना बनाना सिखा सकती हो, लेकिन तभी इनकी जान बच जाएगी। और क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं 3 दिन में खाना बनाना सीख जाऊंगी? बैरन कहता है अगर आपको इनकी फिक्र है तो टोआ और उसकी टोली को इनके साथ भेज दो। अब ये सुनकर मियो भी मान जाती है और हिबिकी भी हाँ बोलती है। अब अगले सीन में मियो को वो खाना बनाना सिखाती है और अब मियो खाना बनाने की सामग्री को भी पहचान लेती है और वो किनाइफ भी अच्छा चला लेती है। लेकिन जब ताकत की बात आती है तो वो कुछ ज्यादा ही ताकत लगा देती है, लेकिन फिर भी हिबिकी को यकीन था कि मियो खाना बनाना सीख जाएगी। सारी खबरें देनी है। मकोतो भी बोलता है कि मेरी बात उससे सिर्फ टेलीपैथी से होती है, उससे मिले हुए काफी टाइम हो गया। अगले सीन में जब मकोतो डेमिप्लेन जाता है तो उसे वहाँ पर काफी गर्मी लगती है, जिसे देखकर वो थोड़ा शौक होता है। और जब वो अपने घर जाता है तो सभी लोग काफी खुश होते हैं। टोमोए कहती है इन्होंने आपके लिए एक घर बनाया है तो क्यों ना आप इनके लिए कुछ शब्द बोले। इस पर मकोतो कहता है कि तुम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए तुम आज मजे करो। तो सभी लोग जश्न को शुरू करते हैं, जहाँ पर मियो मकोतो के लिए कुछ खाना लाती है जो कि उसने खुद बनाया है और ये मकोतो को काफी पसंद आता है। ये सुनकर तो मियो रोने लगती है। अब वो खाना खाकर एक रूम में आते हैं जहाँ पर टोमो मकोतो को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि जहाँ पर आपने इस ड्रैगन स्लेयर से फाइट की थी, हमने उस जगह की छानबीन की है और इस दौरान हमारी
हमारी एक हीरो से मुलाकात हुई थी जो कि ग्लूटोनिया किंगडम का हीरो था और वो लगभग आपकी उम्र का ही था और उसका नाम टोमोगी है। मकोतो पूछता है वो हीरो तुम्हें कैसा लगा? टोमोई बताती है कि वो हीरो तो बिल्कुल नहीं लगता, अपनी चाहतों का गुलाम है और हो सकता है कि डीमन किंग को हराने के बाद वो इंसानों से भी जंग लड़े। और हाँ, जब मैंने उसके साथ आई हुई राजकुमारी का दिमाग पढ़ा तो उसके दिमाग में मुझे एक बंदूक का चित्र दिखा। हो सकता है कि ग्लूटोनिया के हीरो ने उन्हें उस बंदूक के बारे में बताया हो। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, मुझे उन्हें मार देना चाहिए था। मकोतो कहता है कि तुम्हें वो पसंद नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे मार दोगे, अभी हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। टोमोई कहती है कि मुझे ड्रैगन स्लेयर और देवी के बारे में कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन एक अगवा उड़ी थी, किसी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही मचाई थी और उसने एक ऐसा तीर चलाया जिससे जंग का मैदान एक बड़े तालाब में बदल गया। तब मकोतो कहता है कि पता नहीं ये किस मोशन ने किया होगा। ये सुनकर टोमोई हंसने लगती है। अब मकोतो कहता है कि अब मुझे तुम्हें खबर देनी है, लेकिन टोमोई मना करती है और कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, सिगी ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया है। सुना है कि आपके चाहने वाले वहाँ पर बहुत हैं और हम रात को आराम से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मकोतो मना करता है। वैसे ये बताओ कि यहाँ पर अचानक से इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई है? टोमोई कहती है कि मौसम में बदलाव होने की खबर एमा ने मुझे दी थी, इसकी वजह से कुछ लोग बीमार भी हुए हैं। हो सकता है कि गर्मी बढ़ने की वजह तुम ही हो और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने डेमीप्लेन के बाहर धुंध के बहुत सारे गेट खोल दिए हैं, इसका असर सीधा डेमीप्लेन पर हो रहा है। मकोतो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं धुंध का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया करूंगा। अब अगले सीन में हम हिबिकी को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रही थी क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम करना है। वो मियो को शुक्रिया बोलती है। हिबिकी कहती है कि तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, लेकिन मियो मना करती है और कहती है कि मैं नवाब साहब के साथ नहीं छोड़ सकती। हिबिकी कहती है कि इस दुनिया के लिए भी नहीं। मियो मना करती है कि नवाब साहब के अलावा मैं किसी के साथ नहीं दे सकती, जिस पर हिबिकी हाँ बोलती है। लेकिन जाने से पहले वो बोलती है कि अगर आप कभी लीमिया आए तो मैं तुम्हें और भी अच्छा खाना बनाना सिखा दूंगी और ये सुनकर मियो काफी खुश होती है। अगले दिन मकोतो डेमीप्लेन देखता है जहाँ पर काफी सुंदर फूल खिले हुए थे। एमा कहती है कि जैसा आपने कहा था हमने ऐसे ही घास यहाँ पर लगा दी है और इसकी वजह से यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हुई है और बच्चों को खेलने की नई जगह भी मिली है और मिस्टर सिगी ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उसकी वजह से हम और भी ज्यादा सब्जियां उगा पा रहे हैं। और ये सुनकर मकोतो सिगी की तारीफ करता है। मकोतो कहता है कि अब हमें खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मौसम को लेकर थोड़ी सी परेशानी है और जैसा हमने सोचा था हमें डेमीप्लेन की आबादी को बढ़ाना होगा। और ये सुनकर एमा बताती है कि हमने उसकी तैयारी भी कर ली है। वो मियो और सिगी तीनों ने ही एक नई प्रजाति का नाम बताया है। वो कहती है कि एक एल्डर डोफ भी आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर मकोतो एल्डर डोफ के पास जाता है। मुझे याद है कि जिस दिन मियो के कपड़े फटे हुए थे उस दिन मियो इसे अपने साथ लेकर आई थी और ये चीज असल में बहुत खतरनाक है। मैंने इसे अच्छे से देखा है और ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने हवा में उड़ने वाली आत्मा को खाया है और इस मॉन्स्टर की ताकत देखकर ये सोच पाना भी मुश्किल है कि वो किसी कमजोर आत्मा। ये सुनकर सिगी कहता है कि दरअसल ये मैंने ही किया है, मैंने ही वो डरावना मॉन्स्टर बनाया था। और ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं। सिगी कहता है कि आपसे मिलने से पहले जंगली ओक को वश में करने के दौरान ही मैंने वो प्रयोग किया था। मैं कई आत्माओं को पकड़कर उन्हें कमजोर बनाकर उन्हें मॉन्स्टर को खिला देता था और मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने सोचा था कि वो आत्माओं का रूप ले लेंगी या फिर उसमें बदलाव आ जाएगा, पर जो सोचा था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए तुमने उन्हें छोड़ दिया। सिगी उससे माफी मांगता है। मकोतो बोलता है कि तुमने ये सब सिर्फ एक बार ही किया था ना, लेकिन सिगी कहता है कि नहीं, असल में मैंने वो कई बार किया और सिर्फ कीड़ों के साथ नहीं बल्कि उसे समुद्री जीवों के साथ भी ये किया। ये सुनकर डोफ कहता है कि तो क्या ये खबर हमें मियो और टोमोई मैडम को दे देनी चाहिए। ये सुनकर सिगी डर जाता है और मकोतो बोलता है कि अगर हमने उन्हें ये बता दिया तो वो सिगी को नहीं छोड़ेंगी। मकोतो उन लोगों से मिलता है जो कि उसके विलेज में रहने वाले हैं। सबसे पहले वो इनसे मिलता है। इनका नाम काकून है, विभिन्न प्रजाति का किंग है और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। काकून कहता है कि सच में आप हमारे और यहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं करेंगे। मकोतो हाँ बोलता है और ये सुनकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। अब मकोतो दूसरी प्रजाति को बुलाता है जिनका नाम गोरगन्स है। इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी क्योंकि इनकी आंखों में एक अनोखी शक्ति होती है। मकोतो उन्हें पट्टी हटाने को बोलता है और जैसे ही वो पट्टी हटाती है तो उसकी पावर की वजह से टेबल पत्थर में बदल जाती है। मकोतो देखता है कि उनकी प्रजाति में सिर्फ औरतें ही हैं, जिस पर वो बताती हैं कि आपने सही कहा था, अभी तक हम दूसरी प्रजाति के मर्दों की ऊर्जा को सोख कर बच्चे दे रही थी, लेकिन फिर भी गोरगन्स ही पैदा होते हैं और इस एनर्जी का मतलब तो तुम लोग समझ ही गए होगे। और ये सुनकर मकोतो थोड़ा शौक होता है और सोचता है कि मुझे भी रात में इनसे मिलना चाहिए, इसलिए वो उन्हें डेमीप्लेन में रहने की परमिशन दे देता है। लेकिन वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि बाकी लोग हमारी शक्ति को बर्दाश्त कर पाएंगे या फिर नहीं। पर मकोतो कहता है कि उसकी चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो कि बिल्कुल नकाब की तरह काम करेगा। और ये सुनकर वो दोनों काफी खुश होती हैं। लेकिन वो बोलती है कि हम चीजों को पत्थर में तो बदल देते हैं लेकिन उन्हें वापस उसकी फॉर्म में नहीं ला सकते। और ये सुनकर मकोतो कहता है मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है। इतना बोलकर वो उस टेबल को वापस से ठीक करता है, लेकिन वो वापस से पत्थर में बदल जाती है। और ये देखकर मकोतो सोचता है मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये वापस पत्थर में ना बदले। इतना बोलकर वो दोबारा उसे ठीक करता है और हम देखते हैं कि वो अब वो टेबल पत्थर में नहीं बदलती। और ये देखकर वो लड़की काफी खुश होती है और
और कहती है कि आप हमें यहाँ रहने की परमिशन दे दें। और ये नज़ारा देखकर मकोतो भी मान जाता है, जिसके बाद वो तीसरी प्रजाति से मिलते हैं। मकोतो कहता है कि तुम परियां जंगल को इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि मोशरा के एक झुंड ने तुम्हें देख लिया है। वो बोलते हैं कि हमें परियां मत कहो, हम अली मेरा हैं और हम उन परियों से बहुत ऊपर हैं। दरअसल वो लोग आत्मा और परियों के बीच में आते हैं। वो छोटे दर्जे के आत्माओं को आदेश भी दे सकते हैं। और ये बात करते हुए काफी मजे कर रहे थे, जो देखकर एमा काफी गुस्सा होती है। लेकिन मकोतो कहता है कि ये काफी छोटे हैं और इनकी तादाद भी काफी ज्यादा है, तो ये खबर इकट्ठा करने में काफी काम आएंगे, इसलिए मकोतो उन्हें वहाँ रहने की परमिशन देने वाला था। लेकिन तभी एमा कहती है कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ, इन बदतमीज जीवों को हम डेमीपेन में रहने नहीं दे सकते। ये सुनकर अलीमेरा बोलता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम एक जानवर हो, इसलिए जानवर की तरह रहो। अब ये सुनकर एमा काफी गुस्सा होती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में वो लोग बात कर रहे थे जहाँ पर सिकी बोलते हैं कि मैं गोरगन्स प्रजाति के लिए कुछ चश्मे बना दूंगा, और टोमोई कहती है कि फिर मैं विन प्रजाति को देखूंगी। तभी वहाँ पर मियो आती है जो कि मकोतो के लिए कुछ खाना लाई थी, और जब मकोतो उसे टेस्ट करता है तो वो उसे काफी पसंद आता है, जिसको सभी लोग टेस्ट करते हैं, जो कि सभी को काफी पसंद भी आता है। अब अगले सीन में मकोतो सभी प्रजातियों को इंट्रोड्यूस करता है और यहाँ एकेडमी में न्यू स्टूडेंट के आने की खबर भी बहुत तेजी से फैल रही है। और यहाँ पर ये सब लोग उन स्टूडेंट की ही बात कर रहे थे। वो दोनों असल में लड़कियां थी, जिसके बारे में ये लोग काफी बुरी बुरी बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ टीचर और स्टूडेंट को भी स्कूल से निकलवा दिया था, और वो अपने आप में शो ऑफ करती हैं। और वो रिब्रेंड कंपनी के ओनर की बेटी हैं। अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।